going to be. What's up guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज का डिस्कशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाला है। अच्छे से आप लोगों को इसको एंजॉय करना है, जहाँ पर करंट और स्टैटिक का मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलेगा विद क्वेश्चन के साथ में। हर एक आर्टिकल के एंड में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उससे ये पता चलेगा ये टॉपिक कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है। तो टकटकी लगाकर टॉपिक को सुनना है और उनके आंसर अच्छे से देना है, तभी आप लोगों का भी मजा आएगा और मेरा भी मजा आएगा। यानी कि तभी मैं आप लोगों से और अच्छे से एक वो नहीं कहते कि एक इंथुजियाज्म के साथ में आप लोगों को पढ़ा पाऊंगा। आज के जो SLV कमांडो है उनका नाम है खुशी। काफ़ी अच्छे से आंसर दिए गए, पार्टिसिपेट किया करो यार, आप लोगों के लिए ही होते हैं क्वेश्चन। और अपना दिन जो है वो आप लोगों को रिव्यू करना है कि कैसा आप लोगों का दिन चल रहा है, ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से इंजॉय कर सको। एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ने से पहले, ये जो वीडियो थी जो जून महीने की जो वीडियो थी, यहाँ पर ये जून महीने की वीडियो प्राइवेट कर दी थी यूट्यूब ने, बिना कोई नोटिफिकेशन दिए मुझे। अब यहाँ पर इसको पब्लिक कर दिया इसने। मैंने जो मेल किया था इसको रिव्यू करने के लिए, उसका कोई रिप्लाई तो आया नहीं, यानी कि एक तरीके से, पर लेकिन फिर भी इन्होंने इसको पब्लिक कर दिया है। तो जिस किसी को भी देखनी है जाकर देख सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये प्राइवेट पड़ी हुई थी, पब्लिक नहीं करने दे रहा था मुझे। अब क्या रीज़न था, तो उसको इनअप्रोप्रिएट बता रहा था। अब आप लोग देख लेना इसको जाकर, कितनी इनअप्रोप्रिएट है, कितनी सारी गंदी गंदी बातें मैंने इसके अंदर डिस्कस रखी है। आप लोगों को बिगाड़ देगी ये वीडियो बिल्कुल, ठीक है। आप लोग कुछ भी नया नहीं सीखोगे, आप लोग ऐसा लगेगा यार कितनी गंदी गंदी चीज़ें इसके अंदर बता रखी है सर ने, वल्गर वीडियो है ये, इनअप्रोप्रिएट कर दो इसको। मतलब हद होती है यार किसी चीज़ की। 2 घंटे की वीडियो इंसान बनाए बैठ के और फिर उसके अंदर ये चीज़ देखने को मिले। चलिए जो भी है वो उनका फंडा है अलग, पर हाँ आप लोगों को फीडबैक जरूर देना है। लाइक या डिसलाइक करके बता दिया करो, इससे यूट्यूब को पता चलता रहता है कि वीडियो कैसी है। तो मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दी थी, तो आप लोग भी इसको देख लेना, ठीक है। समय जो होता है इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। बहुत ही गहरी और बहुत ही उम्दा बात बोली गई है। समय तो सबके पास में है, सबके पास में 6-6, 7-7 अटैम्प्ट पड़े रहते हैं, पर लेकिन उसका इस्तेमाल कौन ढंग से कर रहा है वो असलियत में बात है। अभी से देख लो आप लोग के पास में आज का दिन अगर आप लोग काउंट करो, पूरा दिन शानदार तरीके से है। कुछ बच्चे ऐसे हैं उसको शानदार इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे, कुछ का ऐसा लगेगा कुछ नया नहीं है, ऐसा ही तो दिन है जैसा कल था। तो आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं, वहां से आप लोग की जो लाइफ है वो डिफाइन होती है। अगर आप लोगों के पास में मैं 5 दिन रह लूं, तो मैं बता दूंगा कि आप लोग आने वाले 5 साल में कहां पर ये बेसिकली अपनी जिंदगी को लेकर चलने वाले हैं। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द एक किताब में लिखे गए थे कि इंसान की जो जिंदगी होती है ना प्रेजेंट टाइम पर, वो बताती है कि उसकी आगे की जिंदगी कैसे चलने वाली है। वो जो अपने दिन को यूटिलाइज कर रहा होता है ना, वो उसका दिन का यूटिलाइजेशन जो है वो उसको बताता है कि वो किस तरीके की जिंदगी आगे आने वाले टाइम में जीने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जिंदगी में हमेशा अपने आप को इफेक्टिव और प्रोडक्टिव बनाइए, ताकि जिंदगी जो है वो सही तरीके से आगे बढ़ती रहे, ठीक है। जो वीडियो स्टार्टिंग में दिखाई गई, उस वीडियो को दिखाने का पर्पज ये था कि 3 चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पहला पर्सन जो है वो लैक ऑफ प्रिपरेशन के साथ में आया, दूसरा जो है वो लैक ऑफ रिसोर्स के साथ में आया, और तीसरा जो है वो सारी चीज़ें साथ में लेकर आया। और तीसरे की शानदार परफॉर्मेंस आप लोग देखो, गिरने के बाद में, यानी कि जब रस्सी से उस साइड में जाकर गिरा, अपनी खुद की छड़ी पकड़ ली, वो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जाती है इस पर्टिकुलर गेम के अंदर में। पर लेकिन वो तभी पॉसिबल होगी जब आप लोग जी भरकर प्रैक्टिस करोगे, वरना फिर ऐसा ही लगता है कहीं पर तो 1 नंबर से रह गए, कहीं पर ये नहीं हो गया, मतलब एक तरीके से तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया। तो वो सारी चीज़ें यार फिर देखने को मिलती है। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को अपनी ज़िंदगी को कैसे लेकर चलना है, और वो तब होगा जब आप लोग चीज़ों को प्रोडक्टिव वे में आगे लेकर बढ़ोगे, ठीक है। आज सैटरडे है, सैटरडे को आप लोगों का निबंध होता है। अब की बार का निबंध ऐसा है जैसा कि यूपीएससी में अभी यहाँ पर लास्ट ईयर पूछे गए निबंध, उसी के पैटर्न में बोला गया माइंड ए ब्यूटीफुल सर्वेंट। ये भी एक मोटिवेशनल कोटेशन आप लोग बोल सकते हो। हमारा जो दिमाग है ना वो एक ब्यूटीफुल सर्वेंट है, यानी कि एक सुंदर नौकर है। अगर आप लोग उसको यूटिलाइज करोगे तो एक बहुत ही अच्छा नौकर रहेगा जो आप लोगों के हिसाब से काम करेगा। और ए डेंजरस मास्टर, एक खतरनाक गुरु है, क्योंकि अगर आप लोग उसको छोड़ दोगे कि हाँ तेरे हिसाब से हम लोग चलेंगे, तो भाई साहब वो तो कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलेगा, वो तो अपने हिसाब से जिंदगी को चलाएगा। तो आप लोगों की जिंदगी को एक तरीके से सोच सकते हो कि बिल्कुल बदतर बना देगा, क्योंकि वो हमेशा आप लोगों को ऐसी ऐसी सलाह देगा, चल मूवी देख ले, पढ़ के क्या करेगा, सुबह को उठ के क्या करेगा, एक्सरसाइज छोड़ दे, क्योंकि उसमें वो कंफर्टेबल रहता है।
तो आप लोगों को अपने हिसाब से काम करना है, ना कि माइंड के हिसाब से काम करना है। उसको सर्वेंट बना के रखो, ना कि उसको मास्टर बनाना है। जिस दिन वो मास्टर बन गया उस दिन आप लोग 24 घंटे यूट्यूब पर बैठकर शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हुए नजर आओगे, इंस्टाग्राम पर रील देखते हुए नजर आओगे। एक इफेक्टिव जो मैनेजमेंट होता है, टाइम को ढंग से यूटिलाइज नहीं करोगे और पता भी नहीं चलेगा कब में टाइम निकल गया है। तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी आप लोग यहाँ पर बेसिकली चीज़ें कनेक्ट करके देख सकते हो। तो यहाँ पर जो लीडर्स होते हैं ना, वो लीडर्स वो अपनी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखते हैं। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हो। लीडर्स के ऊपर भी नियम आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। तो इसमें देखता हूँ आप लोग कितना एक तरीके से ना कितना ज़्यादा इफेक्टिवली आप लोग सोच पाते हैं। तो लिखने की कोशिश कीजिएगा और एक दूसरे का जो नियम है वो भी आप लोग रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समझिएगा। डिस्कशन काफ़ी शानदार रहेगा। पहले जो आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस करूंगा, सीवीसी के बारे में एक आर्टिकल देखने को मिलेगा काफ़ी शानदार, जिसके बारे में बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ। इसी के साथ में C40 सिटी के बारे में एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके बारे में बहुत सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में जो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा जो 5 नए जो ओथ ली गई थी कि हम लोग देश कैसे सुधारेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ में रामसर साइट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, नई 10 रामसर साइट आ गई है। तो एंड तक देखिएगा, डिस्कशन बहुत इमदार रहने वाला है, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। क्वेश्चन आएंगे तो उन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। आप लोगों को याद होगा मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें हाई कोर्ट के अंदर ये बोला गया था कि जो मांझा है, खासकर जो चाइनीज़ मांझा है, उसको बंद कर देना चाहिए बेचना। पर लेकिन अभी यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि पतंग उड़ाना तो बंद नहीं किया जाएगा। पतंग उड़ाने के लिए वैसे किसी ने बोला भी नहीं था। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब पार्ट 3 में आप लोग संविधान के अंदर जाते हैं तो आप लोगों के फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक रहते हैं। इसमें जो आर्टिकल 29 और आर्टिकल जो 30 है, ये आप लोगों के अधिकार देते हैं रिलेटेड टू कल्चर, ठीक है। तो आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आप लोगों की कल्चर जो आइडेंटिटी है, आप लोग ये कल्चरल जो प्रोग्राम है, तो उसी के तहत यहाँ पर बोला गया काइट के बारे में भी। तो काइट जो है वो एक कल्चरल एक्टिविटी है। हाँ, अगर मांझे के बारे में बात करें तो मांझे को लेकर आप लोग अपने रूल और रेगुलेशन बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसको आप लोगों को बनाने भी चाहिए। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। राइट टू रिलीजन जो है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक देखने को मिलता है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखता हूँ कौन कौन बताता है आगे। यहाँ पर चाइना और जो यूएसए के बीच में अभी जो बेसिकली दिक्कत है वो और ज़्यादा बढ़ती नजर आ रही है यहाँ पर, क्योंकि चाइना के द्वारा जो पेलोसी थी उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए, ठीक है। और इसी के साथ में सस्पेंड कर दिए गए की ऑफिशियल जो टॉक थी यूएसए के साथ में, खासकर जैसे कि क्लाइमेट के बारे में बातें की जा रही थी, ठीक है। इसी के साथ में रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बातें की जा रही थी, वो सारी बातें अभी चाइना के द्वारा कैंसिल कर दी गई हैं। यानी कि आने वाले टाइम पे चाइना और यूएसए के बीच में कोई भी बात जो है वो होती नजर नहीं आएगी। रीज़न इसका यही था कि इनके द्वारा अपनी जो स्पीकर जिनका नाम था नैन्सी पेलोसी, उसको ताइवान भेजा और चाइना बोलता है कि ताइवान जो है वो उसका इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि ताइवान जो है वन चाइना पॉलिसी के तहत यहाँ पर उसका कंप्लीटली चाइना का पार्ट है। और इवन इंडिया भी इसको मानता है, इंडिया भी यहाँ पर एक तरीके से ताइवान जो है मानता है कि चाइना का पार्ट है, ठीक है। इंडिया भी इसको जो है एक तरीके से अपोज नहीं करता है, ये याद रखिएगा। अपोज तो यूएसए भी नहीं करता है, पर यूएसए ये बोलता है कि यथा स्थिति बनी रहनी चाहिए, कि जो भी अभी प्रेजेंट टाइम पर सिचुएशन है वो ऐसे ही चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम ताइवान को अपने कंट्रोल में ले लोगे और उसको अपने हिसाब से चलाओगे, वो नहीं होना चाहिए। तो इसके चलते यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें न्यूज़ में है, कॉन्टिन्यूसली इसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है, कई सारे आर्टिकल भी इसके ऊपर छप रहे हैं। तो हल्का सा आइडिया माइंड में होना चाहिए क्या चल रहा है, और इसी के ऊपर एडिटोरियल भी छापे जा रहे हैं बहुत सारे, उनको सबको आप लोगों को इग्नोर करना है, ठीक है। क्योंकि ये रेगुलर चीज़ें ऐसी होती हैं डे बाय डे की, उसमें अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि जब एक बार पूरा डिसीजन आ जाता है, पूरी सारी चीज़ समझ में आ जाती है, उसके ऊपर बैठकर फिर एक नोट्स बना लो। मैं आप लोगों को पूरा टॉपिक कवर करके दे देता हूँ, फिर उसके क्वेश्चंस भी आप लोगों के पास में हो जाते हैं। तो वैसे चीज़ें आप लोग कवर करनी है, ठीक है। अगले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं पूरे जोश के साथ में, और जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरी वीडियो के अंदर दिखना चाहिए, ठीक है। आवाज़ में जोश भले ही ना हो, अंदर से जोश की कोई कमी आप लोगों को नहीं नजर आएगी, ओके। चलिए कोई नहीं, अच्छे से एंजॉय कीजिए। बात की जा रही है, अभी एक मुद्दा बहुत लंबे समय से चला हुआ रहा है, ये हालांकि मैं पहले भी क्लियर करने इसके बारे में सोच रहा था, पर लेकिन मुझे पता था ये मुद्दा अभी आगे बढ़ेगा। तो अभी फाइनल ये स्टेज पर पहुंच रहा है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया गया कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनको सिंगापुर की विजिट का क्लियरेंस नहीं दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आप लोग बोलोगे ये क्या बात कर रहे हो, मतलब चीफ मिनिस्टर होकर भी उसको पूछना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो अपने आप नहीं जा सकता। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर में मम्मी पापा बाबा दादी कहीं भी जाओगे तो उनकी परमिशन के बिना नहीं जाओगे, ठीक है। तो ऐसी बात आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी।
इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं काफी डिटेल में अभी आप लोगों से कवर करूंगा। फिलहाल मुद्दा यह है कि दिल्ली के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो दिल्ली हाईकोर्ट में गए और चैलेंज किया उन्होंने वो प्रोविजन जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर उनको पॉलिटिकल क्लियरेंस लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर फॉरेन विजिट करना होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, अभी तो आप लोग मजे में चाहो जहां पर चाहो आप लोग घूम के आ सकते हो, आप लोगों के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। पर कल को चलकर अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट के पटवारी की पोस्ट पर भी बैठे होंगे ना आप लोग, तो भी आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी। सोच सकते हो कि जो सबसे लोवेस्ट लेवल होता है गवर्नमेंट के अंदर में उसको भी परमिशन लेनी पड़ती है अगर कहीं बाहर की विजिट करनी है तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग एक गवर्नमेंट का पार्ट बन चुके हो, तो इसलिए यहाँ पर इसके पीछे कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स, इसी के साथ में जीएस पेपर 2 सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में आप लोगों से कोई पूछे तो तब आप लोग यहाँ पर इसके बारे में बात कर सकते हो, ठीक है। अभी C40 सिटीज के बारे में भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। तो ये दो टॉपिक का कॉम्बिनेशन हो गया बेसिकली। एक तो यहाँ पर क्लियरेंस से मिल रहा है उसके बारे में बात करेंगे, दूसरा C40 सिटी है क्या, ये कहने का ही 40 है, रियलिटी में 40 सिटी है इसके अंदर। तो ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, तो इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। पहले ये बुलावा क्यों आ रहा है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया, तो यहाँ पर ये जो बुलावा है ये माता का नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पर मीटिंग होती है और वहां पर जो सिटीज जिनके द्वारा अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी गई है उन सिटीज के जो मेयर होते हैं, मतलब जो भी उसके हेड होते हैं, उनको बुलाया जाता है। तो यहाँ पर दिल्ली हमारी कंट्री में एक यूटी है, यानी कि एक यूनियन टेरिटरी है, तो इसके हेड कौन है, चीफ मिनिस्टर है, तो इलेक्टेड बॉडी है। तो यहाँ पर उनको बाहर जाना था, उनको आमंत्रण दिया गया था, बेसिकली उनको जाने के लिए निमंत्रण मिला था उनको, तो उसके चलते यहाँ पर ये इशू देखने को मिला। और ये एक ऐसा इशू है जो कि आज का नहीं है, बहुत ही पुराना चला हुआ है। तो यहाँ पर पहले भी 2009 में भी यहाँ पर 2019 में यहाँ पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब को यहाँ पर जाना था कोपेनहेगन में। तो उस टाइम पर यहाँ पर जो 7th C40 वर्ल्ड मेयर की समिट थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा यहाँ पर इसको रिजेक्ट कर दिया गया विदाउट प्रोवाइडिंग एनी रीजन, कोई रीजन भी नहीं दिया। तो यहाँ पर ये काफी बड़ा इशू चलता हुआ आ रहा है कि भाई साहब यार कोई मना कर रहे हो तुम किसी चीज को कि हाँ ये काम होना नहीं है, कम से कम रीजन तो बता दो, ठीक है। जैसे कि कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तो बताओ दोगे कि इससे रीजन क्या है कि इसलिए ये काम नहीं कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। किसी को बोले काम करने के लिए यार ये काम नहीं हो पाएगा, अरे भाई रीजन तो बता यार क्यों नहीं हो पाएगा, पर लेकिन कोई रीजन नहीं दिया। तो दिल्ली के जो यहाँ पर सीएम साहब है वो इनवाइट किए गए अब सिंगापुर में, यानी कि पहले ऑलरेडी यहाँ पर ये हरकतें चली हुई आ रही है। 2019 में भी यहाँ पर अप्रूवल नहीं दिया गया और अभी यहाँ पर सिंगापुर विजिट के लिए भी यहाँ पर अप्रूवल नहीं दिया गया। तो पूरा यहाँ पर ये इशू चला। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसमें यहाँ पर कोई एक तरीके से प्रॉपर वो नहीं कहते कि एक जो ये बताना रीजन क्या है वो भी यहाँ पर प्रॉपर क्लियर नहीं कर रही है। पहली बार जो यहाँ पर 2019 में, तब तो इन्होंने कुछ बोला नहीं, अब 2-4 शब्द जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोले गए, बोला गया कि ये नॉट एडवाइजेबल। एडवाइजेबल क्यों नहीं है, क्योंकि जिन सिटीज को बुलाया जाता है वहां पर मेयर होते हैं, मेयर वहां पर उसको हेड करते हैं, उनके हेड जो होते हैं वो मेयर होते हैं। पर लेकिन अगर बात करें दिल्ली के अंदर में, तो दिल्ली कंप्लीटली किसी मेयर के अंडर में नहीं रहती है, वहां पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। डिफेंस, कम्युनिकेशन, लॉ एंड ऑर्डर जो रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। बाकी यूटीज के जो भी डिसीजन ले जाते हैं, नॉर्मली नाम ही यूटी है, यूटी मतलब यूनियन की टेरिटरी, यानी कि वो एरिया जो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में रहता है उसकी टेरिटरी। तो इसलिए यहां पर ये माना जा रहा है कि जो क्राइटेरिया है यहाँ पर जाने का वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग एक बात बोल सकते हैं यार यहाँ पर, जैसे कि सामने वाले ने इन्विटेशन दिया, अब मान लीजिए सामने वाले ने इन्विटेशन दे दिया कि हाँ आप लोगों को वहां पर जाना चाहिए, बुलाया गया कि हाँ आप लोगों ने अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन किया है यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में। अब हमारी खुद की गवर्नमेंट जो है वो बोल रही है यहाँ पर कि तुम वहां पर जाने के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। अरे यार वो बुला रहे हैं, मतलब वो मीटिंग करा रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम एप्लीकेबल है और तुम कह रहे हो कि एप्लीकेबल नहीं है। तो ये एक तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा ये सेंटर और स्टेट का इशू बन गया, क्योंकि केजरीवाल साहब जो है अगर वो पहुंच गए वहां पर तो फिर वो जाकर वहां पर पूरा बखान करेंगे कि ये कर दिया वो कर दिया, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो पूरा एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है, ठीक है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, कभी बोलो कि यहाँ पर बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हो या फिर आम आदमी पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो ये एक पूरा इशू चला हुआ है। कई बार जो होता है उसका पॉलिटिकल गेन लेने की कोशिश की जाती है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल साहब को पता था कि एक तरीके से कि इसको अप्रूवल नहीं मिलेगा, तो उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया, जहां भी जाते हैं उसके बारे में चिल्ला चिल्ला कर बोलते ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। पर लेकिन अब जाकर यहाँ पर हाई कोर्ट को यहाँ पर बेसिकली तलब किया गया, तो ये इसलिए और ज्यादा अभी रिसेंटली न्यूज में मुद्दा पूरा आ गया है। कहानी क्या है इसके पीछे, आखिर ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। आप लोग खुद सोचो कि जैसे देश के प्राइम मिनिस्टर कहीं विजिट करने जाते हैं
तो वहाँ पर हमारे एम्बेसडर वगैरह होते हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है, जो वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी होती है वहाँ पर उनको इन्फॉर्म किया जाता है। पता चला हमारी कंट्री के कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वहाँ पर गया और कोई वहाँ पर दुश्मन खुन्नस खाए बैठा है, तो उसने अटैक कर दिया सामने वाले के ऊपर, जानलेवा हमला किया जा सकता है, जानलेवा हमला किया जा सकता है। तो उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से परमिशन लेनी पड़ेगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, और फाइनल जो डिसीजन आएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव जो मिनिस्ट्री है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर गाइडलाइन आई थी 1982 में, यानी कि जो गाइडलाइन थी उसमें ये बोलते हैं कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरेटरी के ऑफिसर अगर बाहर जाएंगे, फॉरेन विजिट पर कहीं जाएंगे, तो उनको यहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। और फाइनल जो अथॉरिटी होगी वो होगी कौन? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को फाइनल अथॉरिटी यहाँ पर बताया गया है। और पीएमओ से भी क्लियरेंस लेने की बात कर दी गई 2004 में कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी यहाँ पर क्लियरेंस लेना पड़ेगा। ये तो हो गई जो ऑफिशियल मीटिंग कोई करने जा रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर एक और एडिशन किया गया 2010 में कि अगर कोई प्राइवेट मीटिंग भी करने जा रहा है, प्राइवेटली भी कोई कहीं पर जा रहा है, तो उसके चलते भी यहाँ पर आप लोगों को जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल क्लियरेंस लेना पड़ेगा और 2015 में इसको रिपीट किया गया। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा फिर वही है घुमा फिराकर कि आप लोग एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठे हो, किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर हो या फिर कहीं पर मिनिस्टर हो, तो आप लोग बाहर जाना है, तो वहां पर जाकर कोई इशू देखने को मिले, क्योंकि आप लोग सारी अंदर की इंफॉर्मेशन जानते हैं, आप लोग गवर्नमेंट में काम करते हो, तो वहां पर जाकर किसी ऐसे इंसान के साथ में आप लोग जाकर मिलने लगो कि जो देश के बारे में गलत सोचा है, देश की सिक्योरिटी को खतरा है, वहां पर जाकर कोई ऐसा इंसान आप लोगों के लिए पता चला, आप लोगों का जो एक पर्टिकुलर जो विजिट होनी है उसमें प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को जाना है, वहां पे जाकर कोई आप लोगों को 8, 9, 10, 11, 12 सितारा होटल में दे रहा है, वहां पर पूरी आलीशान जिंदगी जिला रहा है आपको, तो इसका मतलब कोई ना कोई अपने फायदे के लिए कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करे, तो उन सब चीजों पर भी यहाँ पर नजर रखी जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है यहाँ पर, ऐसे नहीं कि वैसे ही। पर हाँ, रोकना यहाँ पर किसी पर्टिकुलर ऐसी पोजीशन पर कि कोई जाए ना, तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। पर लेकिन इस मुद्दे में जिस तरीके के क्लियरेंस दिए जा रहे हैं, फिर बातें नहीं बोल जा रही है, वो कंप्लीटली कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मुद्दा यहाँ पर देखने को मिलता है कि हाँ, कहीं ना कहीं एक तरीके से इंसान को जाने नहीं देना है, ठीक है। आप लोग ही क्या रहे इसमें, न्यूट्रल होकर बातें करनी है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। तो एक बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर हमारी कंट्री की जो कैपिटल है इंटरनेशनल लेवल पर उसको रिप्रेजेंट करने अगर उसके चीफ मिनिस्टर या फिर कोई और पर्सनैलिटी जा रहे हैं, तो इसमें फायदा है या फिर नुकसान है, अगर इसको आप लोग ऐसे सोचोगे तो आप लोग अपनी राय बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इंपॉर्टेंट बात कुछ और आप लोगों को यहां पर बता दूं कि अभी जिस ग्राउंड पर पिटीशन डाली गई है हाई कोर्ट के अंदर में, उसका ग्राउंड क्या रखा गया है। तो सबसे पहले तो यहां पर बोला गया वोलेशन राइट टू प्राइवेसी, यानी कि एक तरीके से जो परमिशन है किसी को अब्रोड अगर किसी को जाना है मिनिस्टर को, तो राइट टू प्राइवेसी, डिग्निटी, एक तरीके से बोला जा रहा है डिग्निटी ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, तो ये सारी चीजों का यहां पर हनन होता हुआ नजर आ रहा है, ये बोला गया। और ये किसके अंदर आता है, ये आर्टिकल अंडर जो है वो है 21 आर्टिकल के अंदर, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये बोला गया कि वोलेशन है यहाँ पर 21 आर्टिकल का, कोई बाहर ट्रेवल करना चाहता है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो एक तरीके से अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट है यहाँ पर, ठीक है, गुड गवर्नेंस के लिए यहाँ पर जो फॉरेन में ट्रेवल करना है, तो एक आर्टिकल 21 जो है वो यहाँ पर आप लोग को अधिकार देते हैं। और गवर्नर का तो जुडिक्शन ही नहीं आता इसके अंदर में, क्योंकि यहाँ पर गवर्नर कोई मतलब ही नहीं है। अगर देखा जाए तो गवर्नर कोई एडवाइस करेगा, उसके बाद में यहाँ पर सिंगापुर विजिट में कोई जाएगा, तो ये बातें यहां पर बोली गई। तो अब हाई कोर्ट इसके ऊपर क्या बातें बोलता है, वो काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा जानने वाला, क्योंकि ये मुद्दा जो है काफी लंबे समय से चला हुआ आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर एक क्लियरेंस होना चाहिए, एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई साहब रोक क्यों रहे हो, उसके पीछे रीजन तो क्या क्या मुद्दे यहां पर बन सकते हैं। सामने वाला जाएगा वहां पर, क्या पता कितना इन्वेस्टमेंट लेकर वहां पर आ जाए, ठीक है, ये भी तो हो सकता है। इसी के साथ में और भी कई सारी चीजें हो सकती है। तो सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर काम करना चाहिए, वो मेन फंदा आता है यहाँ पर। और इसी को कहते हैं संघवाद का ढांचा, जिसको आप लोग हिंदी में फेडरलिज्म, वो इंग्लिश में फेडरलिज्म और हिंदी में संघवाद का ढांचा बोलते हो, तो वो यही होता है। पर लेकिन जब दोनों में आपस में तनातनी हो जाए तो फिर ये फेडरलिज्म नहीं रहता है, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई, ये तो थी यहाँ पर ये पर्टिकुलर मुद्दा। अब इसी टॉपिक का एक अगला पार्ट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। ये जो बात कर रहे हैं C40 सिटी के बारे में, अब यहाँ पर ये बिल्कुल ऐसे ही है कि घर पर तो बोलेगा कोई कल्लू या फिर कोई मतलब एक तरीके से किसी भी नाम से T2, पर लेकिन बाहर कोई और नाम होगा। तो वही बातें हैं यहाँ पर, पुराना बचपन में नाम रख दिया, मन नहीं किया चेंज करने का, प्यारा सा नाम था। तो नाम तो C40 रहा, पर लेकिन आज के डेट में इसके अंदर 97 सिटीज हो चुकी हैं, यानी कि लगभग डबल से भी ज्यादा है, पर लेकिन नाम C40 रख रखा है कि मजा बस इसी में आ रहा है सुनने में, क्योंकि यहाँ से बेस डाला गया था। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बनता है कि ये C40 सिटी जो है इसके अंदर कितनी कंट्री है, सॉरी कितनी सिटी है, तो 97 सिटी है। दूसरा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बनता है, वो है हमारे देश के बारे में, हमारे देश से कितनी सिटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है।
तो बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली। तो टोटल मिलाकर 6 सिटी 97 में हमारी है, यानी कि 91 दूसरी है, 6 सिटी आप लोगों को अपनी देखने को मिलेगी। इसका जो हेडक्वार्टर है वह लंदन यूके के अंदर में, और फोकस क्या रहता है, क्लाइमेट चेंज, यानी कि कौन सी ऐसी सिटी है जहां पर बहुत ही अच्छे से फोकस दिया गया है उसकी गवर्नमेंट के द्वारा क्लाइमेट चेंज को सुधारने के लिए। तो इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन आप लोग इसको बोल सकते हो। और बनाई भी किसके द्वारा गई थी, प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जो थे वो फाउंडिंग पार्टनर थे यहाँ पर। इसी के साथ में डेनमार्क की जो कैपिटल है C40 सिटीज के अंदर में, तो यहाँ पर कोलकाता के द्वारा अवार्ड भी यहाँ पर लिया गया था ग्रीन मोबिलिटी की कैटेगरी में। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि इनका बेसिक मुद्दा ही रहता है कि आप लोगों को पता है ना कि जो सिटीज होती है वो पावर हब मानी जाती है किसी भी कंट्री के अंदर में इंप्लॉयमेंट और इसी के साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करने के लिए। तो इसीलिए यहां पर ये माना जाता है कि जब इंप्लॉयमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो C40 सिटी जो है यहाँ पर ये यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर फोकस रहता है, क्योंकि अगर इकोनॉमी अच्छी चाहिए तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिटीज अच्छी होनी चाहिए, सिटीज में ढांचागत विकास होना चाहिए, वहां पर रोड, रेलवेज, इसी के साथ में वहां पर पोल्यूशन से रिलेटेड कैसे टैकल करना है, किस तरीके से कैसा ईंधन यूज करना है, किस तरीके की कैसी वहां पर आप लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी है, स्कूल हॉस्पिटल से रिलेटेड वहां पर। तो सिटीज आप लोगों ने देखा होगा पास में अगर गांव में कहीं रहते हैं तो ये माना जाता है कि शहर में जाकर रहना, क्यों, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई करनी है, ठीक है, वहां पर अच्छी एजुकेशन मिल जाती है, आगे जो भी इंसान वहां पर कर सकता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो सिटीज को यहाँ पर ऐसे देखा जाता है जैसे कि एक तरीके से पावर हाउस कंट्री का। तो अगर वो सही रहेगी तो अपने आप जो है तो देश जो है वो अपने आप सुधरेगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी चेयरपर्सन कौन है वो बताना है। तो टॉपिक समझ में आया इतना यहाँ से यहाँ तक। तो क्या क्या डिस्कस किया, पहले C40 के बारे में जो मुद्दा है उसको लेकर कहां पर पहुंचे, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में। इशू क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रही है, पूरा मुद्दा क्या है इसके बारे में, किस मुद्दे पर यहां पर कोर्ट में पहुंचे, C40 सिटी का क्या बेसिकली यहां पर इसका क्या बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है। अब एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कौन सी सिटीज है हमारी कंट्री की जो कि पार्ट है C40 सिटी का, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और कोलकाता। सही आंसर आप लोगों को बताना है ABCFD। ये ऐसी चीज है कि आप लोग इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा, ठीक है। कोई एक्रोनिम अगर आप लोगों ने बनाया तो एक्रोनिम नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ ये एक्रोनिम है, ताकि दूसरे भी उसको याद रख सके, ताकि कोई भी अगर इसके बारे में पढ़े तो उनको थोड़ा सा आइडिया रहे, ठीक है। तो आंसर क्या है यहाँ पर सही, ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 2 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या है, अहमदाबाद तो मैंने डिस्कस नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर क्या है यहाँ पर, आंसर हो गया यहाँ पर सी, यानी कि 1 2 4। जब भी कोई क्वेश्चन पूछता हूं ना यार, उसमें दो काम जरूर किया करो। एक तो सबसे पहले ये देखा करो करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा गया है, दूसरा वीडियो को पॉज कर आंसर दिया करो। अगर यहाँ पे गलत हो जाएगा ना कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्जाम में सही होना चाहिए यार, ठीक है, क्योंकि मेन मुद्दा है एग्जाम, और वो तभी होगा जब आप लोग फोकस करेंगे। एक और छोटी सी बात जो मेरे माइंड में आ रही थी, बोलना था, हालांकि सोच रहा था बोलो या ना बोलो, पर लेकिन फिर भी यार बहुत बच्चे ऐसे हैं जो डिटेल में आंसर देते हैं, पर लेकिन पढ़ने वाले इतने सारे बच्चे हैं वो इतना नहीं लगता कि जितने बच्चों को आंसर देना चाहिए उतने मिल पा रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये 300-400 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं 60,000 लोगों में से, समझ रहे हैं आप लोग, 60 से 70 80 90 हज़ार 1 लाख भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, पर लेकिन आंसर कितने दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं मतलब 400-500 बस है। तो आप लोग देख कर देखो 1 मिनट के लिए, मतलब क्या रेशियो है ये फीडबैक है आप लोगों का कि हाँ आप लोग इतने सारे बच्चे बस आंसर दे रहे हैं। आलस कहाँ लेकर जाओगे यार, पढ़ाई करनी है ना, पूरी जिंदगी तो पढ़ना नहीं है, या पूरा पंचवर्षीय योजना बनाकर बैठे होगे बस पढ़ना है, अपना इग्नोर करना है, जिंदगी के मजे लेने हैं, टाइम पास करना है, वो वाली चीजें करनी है क्या। क्यों आंसर नहीं देते हो, इसका मुझे रीजन बता दो, ठीक है। मेरे पढ़ाने में कोई कमी है मुझे वो बताओ, उसको इंप्रूव करता हूँ। कोई भी आप लोगों को दिक्कत लगती है वो बताओ, जो मेरे एक तरीके से काबू के अंदर होगी, मैं उसको जरूर इंप्लीमेंट करूंगा अगर मैं उसको कर पाऊंगा तो। पर लेकिन आंसर नहीं देने का रीजन मुझे बताओ। क्वेश्चन पूछता हूँ उसके आंसर नहीं देते हो, मतलब एक तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन करने को कहता हूँ उसके सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं करते हो। इसी के साथ में पुराने टॉपिक पढ़ाए हुए के क्वेश्चन पूछता हूँ उसके भी आंसर नहीं देते हो। इसका मतलब क्या है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब माइंड में क्या चलता है कि आंसर नहीं देने। कुछ बच्चे बोलते हैं सर शर्म आती है, शर्म के यहाँ पर मतलब लड़की देखने जा रहे हो कि मतलब एक तरीके से पब्लिकली आंसर लिखने में शर्म आ रही है, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने जा रहे हो, कैसे टैकल करोगे भाई। 24 घंटे मीडिया वहाँ पर आप लोग के पीछे कैमरा लेकर घुमा करेगी। तो ये सारी चीजें जो है इसको इसीलिए यहाँ पर ये लेक्चर आता है ताकि वो सारी चीजें आप लोग दूर रख सको, ठीक है। कई सारे बच्चे जो है हिम्मत कर लिखते हैं आंसर, ठीक है, उनको देखा करो, गलती हो जाती है कोई दिक्कत नहीं, उनको बोले गलती है यार इसको इंप्रूव कर ले, तो एक दूसरे को अप्रिशिएट करो। तो ये होता है यार तरीका काम को करने का, ठीक है। तो आप लोग बताओ कुछ और चेंज करवाना है तो मुझे बताओ फिर, पर लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस जरूर किया करो, ठीक है। डिस्कस इसलिए नहीं करता हूँ यार, फिर फालतू में टाइम जाता है, पर लेकिन आप लोग थोड़ा सोचा करो इसके बारे में कि
थोड़ा सा मतलब आप लोगों को भी सीरियस होना चाहिए, ताकि फिर मुझे भी अच्छा सा लगे। मतलब इंसान जो है पढ़ा रहा है यहाँ पर, चाहता तो लेक्चर को बोल देता, मैं एक एक वो छोटा सा मैसेज डाल देता टेलीग्राम पर, एक छोटी सी वीडियो डाल देता, कम्युनिटी के अंदर डाल देता एक मैसेज, मैंने कहा आज तबीयत खराब है, लेक्चर नहीं लेना है, ठीक है, कर सकता था ना ये चीज़ें, पर लेकिन अंदर से इच्छा ही नहीं होती यार वो चीज़ें करने की। तो अगर मैं इतना कर सकता हूँ आप लोगों के लिए कि मुझे फीवर है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकता हूँ बैठ के, आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग आंसर दो, आप लोग सिलेक्शन ले लो। मतलब इसमें मेरा फ़ायदा है ना, आप लोग जैसे सिलेक्शन लोगे, ठीक है, पूरी महीने की सैलरी जो है आप लोग मेरे अकाउंट में डाला करोगे, फिर मैं उससे बच्चों को किताबें दिया करूँगा, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है, आगे का पता नहीं है, पर लेकिन आप लोगों के लिए ना, आप लोगों के परिवार के लिए है, आप लोगों की ज़िंदगी के लिए, अपने ही पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, ठीक है, तो यार ऐसा मत करो कम से कम, ठीक है। ये रिक्वेस्ट आप लोगों से, क्वेश्चन पूछता हूँ उनके आंसर दिया करो, कम से कम एटलीस्ट उनके तो दिया करो, जो टॉपिक पढ़ा चुका होता हूँ उसके भी आंसर देने में आप लोग शर्म करते हो, तो ये सही नहीं है, ठीक है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग डायरेक्ट इसको पॉलिटिक्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, और खासकर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी न्यूज़ में जब रहती है ना, उसके बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। बात किसके बारे में की जा रही है? बात की जा रही है यहाँ पर जो सुरेश एन पटेल जी हैं, वो नए सीवीसी बने। सीवीसी क्या होता है इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो ये समझना कि एक पॉलिटी का चैप्टर भी कवर होगा करंट इन्फॉर्मेशन के साथ में, जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है उसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी में इसको सतर्कता आयोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा जानेंगे कि सतर्कता जो आयोग या फिर सतर्कता जो आयुक्त बने हैं सुरेश एन पटेल जी, तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो गए। तो एक तो इनके बारे में वैसे आप लोग याद रखिएगा, अब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी मैं आप लोगों को बताऊंगा, पर उससे पहले आप लोग एक छोटी सी वीडियो देखिए, जिससे आप लोग यहाँ पर पूरे प्रोसीजर को समझ पाओगे कि प्रोसीजर कैसे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। तो सारी डिग्निटरी रहती है यहाँ पे, आप लोग देखते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब भी हैं यहाँ पर, प्रेसिडेंट जी भी हैं। तो ये जब चीज़ें आप लोग देखते हो ना, तो इससे आप लोगों को पता चलेगा कि रियलिटी में पूरा प्रोसीजर क्या होता है। आपको जैसे न्यूज़ में बता दिया मैंने जरा सी देर में कि क्या हुआ कि हाँ सीवीसी को अपॉइंट कर दिया, पर लेकिन पूरा प्रोसीजर क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। जब अपॉइंटमेंट होते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको ओथ दिलाएगी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो नॉर्मली आप लोगों को पता चल जाता है कि नए सीवीसी अपॉइंट कर दिए गए हैं, पर लेकिन कैसे अपॉइंट किए हैं, तो वो पूरी प्रक्रिया आप लोगों को मैंने दिखाने की कोशिश की है, ताकि उसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर सके, और जब भी आप लोग इसके बारे में कभी फ्यूचर में आप लोग पढ़ें तो आप लोगों को पता रहे अच्छा इस तरीके से प्रोसीजर पूरा होता है, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो है, आई होप कि आप लोगों को लेकर, आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ बातें मैं बेसिक आप लोगों को बताता हूँ अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर होता है, जिसके साथ में आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। मैं देखो यार थोड़ा सा वॉइस के साथ मैनेज कर लेना, गला बिल्कुल बैठा हुआ था, गरारे करके जो थी चीज़ें स्टार्ट की थी, और इसी के साथ में मतलब थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, लगभग 101 था मॉर्निंग में, और फिर थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा था जब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठा था, मैंने चेक किया था। पर हाँ ये है कि पढ़ाने में आप लोगों को कोई कमी नहीं लगेगी, ठीक है, उसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। वो मतलब 2-3 दिन से देख रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, मतलब पहले थोड़ा सा फीवर हुआ, फिर कम हो गया, फिर चढ़ा, रात को भी मतलब 2-3 बार नहीं कहते कि नींद खुली। तो प्रोसीजर चल रहा है एक पूरा का पूरा, कि एक तरीके से हेल्थ जो है कंट्रोल में नहीं आ रही है। आप लोगों को बोलता हूँ हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी खुद की हेल्थ ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ। चीज़ें जब हो जाती है ना, बहुत सारी हो जाती है, तो थोड़ा सा चलता है। चलिए कोई नहीं, अच्छे से एंजॉय करिए, पूरी एनर्जी के साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी पूरा प्रोसीजर क्या है, अभी यहाँ पर अगर बात करें सीवीसी, ठीक है, तो सेंट्रल विजिलेंस जो कमिश्नर होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी कंट्री में बॉडी है,
जो कि रिकमेंडेशन किसके द्वारा दी गई थी इनकी बनाने के लिए। तो याद रखिएगा यहाँ पर संथनम कमेटी थी जो कि यहाँ पर सबसे पहले इनके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी 1964 में। यहाँ पर फिर आगे चल के एक ये पर्टिकुलर जो बॉडी बनी 2003 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। यानी कि पहले तो एक नॉर्मल बॉडी बनी, फिर यहाँ पर इसके नाम का कानून आया और कानून के तौर पर अब यहाँ पर ये पूरी स्टैट्यूटरी बॉडी बन चुकी है। स्टैट्यूटरी बॉडी होती है कि न्याय के द्वारा यानी कि कानून के द्वारा बनाई गई बॉडी। संवैधानिक बॉडी वो होती है जिसके बारे में संविधान में कुछ लिखा हो, कोई आर्टिकल उसके बारे में कहीं नाम मेंशन हो, तो संवैधानिक बॉडी होगी। ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है जो कि यहाँ पर पार्लियामेंट में कानून को पास करके बनाई जाती है। तो जो सीवीसी होगी ये स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। टोटल मिलाकर इसमें 3 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और दूसरे हैं यहाँ पर 2 विजिलेंस जो कमिश्नर होते हैं। ये आप लोगों को पूरा यहाँ पर इनका एक पूरा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा कि हाँ पूरा ग्रुप है 3 मेंबर का, जो कि यहाँ पर ये पूरी प्रक्रिया देखते हैं कि हमारे देश में करप्शन कहाँ कहाँ पर हो रहा है। यानी कि करप्शन को रोकने की बॉडी है यहाँ पर ये करप्शन अगर सोसाइटी में हो तो उसको कैसे कंट्रोल करना है उसके लिए ये पर्टिकुलर बॉडी है। अब यहाँ पर ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कई बार बनते हैं कि जब इसको अपॉइंट किया जाता है तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तो एक कमेटी बनाई जाती है, जो कमेटी यहाँ पर रिकमेंडेशन देती है। कमेटी में कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। तो जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे उस टाइम पर लोकसभा में वो यहाँ पर एक तरीके से काम करेंगे। पर लेकिन रिसेंटली अभी एक चेंज किया गया इसके अंदर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा जरूरी भी हो गया था कि हमारी कंट्री में इतनी भी एक तरीके से वोट नहीं थी अपोजिशन के पास में कि उनको अपोजिशन पार्टी का दर्जा मिल सके। ठीक है, तो फिर बोल देंगे कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो भी होगी अपोजिशन में उस पार्टी का मेंबर जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। तो ये रिसेंटली अभी चेंज किया गया इसके अंदर में। तो ऐसी स्टेटमेंट आप लोगों से यहाँ पर डाली जा सकती है 4 साल या फिर 65 साल जो भी पहले आएगा वो आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर मिसबिहेव करते हैं या फिर इनकैपेसिटी देखने को मिलती है। पर लेकिन अपने आप नहीं कि मजे मजे में हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पर रेफरेंस देगा हटाने के लिए इंक्वायरी करने के बाद में कि सीवीसी जो है वो ढंग से काम कर रहे थे या फिर नहीं, उसके बाद में रिमूव किया जाएगा। तो यानी कि ये पर्टिकुलर बॉडी जो है एक पावरफुल बॉडी है करप्शन को रोकने के लिए। पर लेकिन यहाँ पर इसको अपॉइंट करना और हटाना ये भी एक तरीके से पूरा प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर होता है। अभी जैसे ये आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ रिसेंट टाइम में, पर लेकिन जब तक नया यानी कि 2022 के अक्टूबर नवंबर तक आप लोग नहीं पहुँचते हैं तब तक यही थीम आप लोगों को फॉलो करनी है। यहाँ पर 2021 की जो अवेयरनेस वीक ये सेलिब्रेट किया गया था, ये 26 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। और थीम क्या थी? इंडिपेंडेंट इंडिया 75 सेल्फ रिलायंट विद इंटीग्रिटी। तो ये यहाँ पर इसकी थीम रखी गई। तो कई बार आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं थीम के बारे में, तो थीम आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्पेशल एक क्राइटेरिया रहता है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। एक बच्चा बोला था सर इसको टॉपिक को कवर करना था, टॉपिक को कवर क्यों नहीं किया गया? देखिए जब भी मेरे पास में टाइम नहीं रहता है ना तो उस टॉपिक को मैं इसलिए छोड़ देता हूँ ताकि जब भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ फिर प्रॉपर वे में टॉपिक लेकर आऊँ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, जैसे यहाँ पर ये पूरी होगी और क्वेश्चन भी आप लोगों से डिस्कस कर लूँ ताकि टॉपिक इस तरीके से तैयार हो जाए कि आप लोगों को लगे कि हाँ यार पढ़ लिया है पूरा अच्छे से, अब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो हमसे छूटेगा नहीं। तो कोई भी टॉपिक ऐसे तैयार आप लोगों को करना है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि कोई भी टॉपिक आप लोगों को छूटेगा। अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर देख रहे हैं, एक भी दिन आप लोग लेक्चर मिस नहीं कर रहे हैं, तो इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं फिर आप लोग एग्जाम में बैठ के कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है, तो पर लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मैंने पता चला आज तो टॉपिक डिस्कस नहीं किया, वो टॉपिक मैंने कल डिस्कस कर दिया और कल आप लोगों ने एब्सेंट कर दिया, तो वो वाली चीज़ें नहीं सही है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारी पुरानी वीडियो छूट गई थी, बीमार हो रखे थे, फीवर हो रखा था, कोई और दिक्कत थी, सारी चीज़ें अब वो अपनी कवर करते हैं। तो वो वाली अपने अंदर एक जिस्ट लेकर आओ एक तरीके से कि हाँ कुछ भी चीज़ें छूट जाए तो उसको कवर करना है। ठीक है, ये नहीं कि बस जो छुट गया अब आगे बढ़ो, वो वाला नहीं होना चाहिए। अपना टाइम निकालो जैसे भी कर सकते हो, पर लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। ठीक है, जो सीवीसी है मैंने बताया अभी यहाँ पर 1964 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये एक शॉर्ट फॉर्म में एक पूरा जो भी पढ़ा है ना वो यहाँ पर क्रिस्प फॉर्म में आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो करप्शन से कैसे फाइट करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे सुधारना है, तो उसके बारे में बेसिकली बात करेगा। ठीक है, अगर बात करते हैं तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो सर्विंग जो भी यहाँ पर सर्विंग है इन डिफरेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, तो उनकी जुडिक्शन देखता है कि हाँ ठीक से काम कर रहे हैं या फिर कोई बदतमीजी कर रहे हैं। 4 साल 65 साल इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी और रिमूव ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर। यानी कि जो भी मैंने यहाँ स्लाइड है उसकी शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल रही है, अगर फटाफट आप लोगों को रिविजन करना हो तो। ठीक है, अभी आप लोगों के सामने है यहाँ पर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन में बात की जा रही है कि कमेटी जिसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है टू द प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट ऑफ द सीवीसी, तो यहाँ पर कौन कौन से उसके अंदर मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं।
पहला बोला गया प्राइम मिनिस्टर, दूसरा बोला गया होम मिनिस्टर, तीसरा बोला गया लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, चौथा बोला गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है अभी डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो वीडियो को पॉज कर एक बार आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लो, फिर लंबे समय तक आप लोग इसको याद भी रख पाओगे, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो गया, सही आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर ए। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी बताया यहाँ पर कि एक तरीके से 3 मेंबर हैं ऊपर के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मैंने कहीं भी आप लोगों को नहीं बताया। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करना है कि आप लोगों का स्टैटिक भी कवर हो जाए, करंट में क्या चल रहा है वो भी कवर हो जाए और पूरे प्रोसीजर के बारे में आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है। तो आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। फिर भी कोई डाउट हुआ करे यार देखो मैं सॉरी बोल रहा हूँ, एक्सट्रीमली लेक्चर लेना जरूरी था पर लेकिन वही है जैसी है उसको थोड़ा सा इसमें कर ही क्या सकता हूँ मैं, बस ये बोलूँगा। बस थोड़ा सा बीच बीच में आएगी खांसी वासी तो उसको मैनेज करते रहना, ठीक है। तो ये था पूरा टॉपिक, आगे चलते हैं। फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक करके बता देना जैसे भी लगा है उसको, किस तरीके से मतलब आप लोगों की समझ में आया, फिर समझ में नहीं आया तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करो, ठीक है। आप लोगों को एक मीटिंग के बारे में याद होगा जिसमें प्रेसिडेंट बराक ओबामा जी, नहीं बराक ओबामा नहीं जी, जो बाइडन, ठीक है, बराक ओबामा तो पुराने थे जो बाइडन साहब के द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया गया और बोला कि देख भाई मोदी यार मिलकर ना क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको कंट्रोल करते हैं। मोदी ने बोला ठीक है तुम्हारे हिसाब से काम करेंगे पर लेकिन रोकड़ा लगेगा। तो उसने बोला ठीक है रोकड़ा हम देंगे, तुम इम्प्लीमेंट करो। तो 5 कस्में खिलाई गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से, तो 5 कस्में जो हैं अभी हमारे देश में इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो आने वाले टाइम में उसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको अभी न्यूज़ में लाया गया है ताकि उसको ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा सके। 5 की 5 कस्में क्या थी ये आप लोगों के सामने है कि एक कसम तो ये थी कि नेट जीरो करना है जो एमिशन होता है 2070 तक का, ठीक है, जिनको बिग 5 गोल का नाम भी दिया गया। दूसरी थी कि रिड्यूस करना है जो भी कार्बन एमिशन होता है जो आज की डेट में हो रहा है, तो उसको 1 बिलियन टन लेकर आना है बेसिकली एमिशन को। तो यहाँ पर बोला है रिड्यूस करना है प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय द 1 बिलियन टन। तो 1 बिलियन टन का तक रिड्यूस करना है 2030 तक का। रिन्यूएबल एनर्जी को इंक्रीज करना है यहाँ पर टू द 50% ऑफ द टोटल जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका, यानी कि मान लीजिए हमारी कंट्री में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो एक्स है, ठीक है, तो एक्स का कम से कम 50% जो है वो आप लोगों को यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी से लाना है। रिड्यूस करना है कार्बन जो इंटेंसिटी है 45, पहले 35 थी उसको 45 कर दिया। इसी के साथ में इंक्रीज करना है नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट 2030 तक का। तो ये 5 बड़े टारगेट यहाँ पर रखे गए थे। तो इन टारगेट्स को अभी इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आप लोग का जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया कि ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में जो लास्ट ईयर हम लोगों ने अभी टारगेट रखे थे तो उनको अभी इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो इंडिया के द्वारा एटलीस्ट 45% जो रिडक्शन है जो एक तरीके से जो एमिशन की जो इंटेंसिटी में, तो उसको बात की जा रही है 2005 के लेवल पर लेकर आना है। और इसी के साथ में एग्जिस्टिंग जो टारगेट था वो 33 से 35, तो उसके ऊपर ही फोकस यहाँ पर दिया जा रहा है। तो यानी कि जो भी टारगेट बोले थे उनको आगे कैसे लेकर चलना है और कैसे रिड्यूस करना है उसके ऊपर फोकस दिया जाएगा। रिवाइज टारगेट क्या थे, पहले 33, 35 था, अभी फिलहाल इसको बोल दिया गया 45, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में 50% यहाँ पर बोला जा रहा है, पहले 40% था टारगेट। तो यानी कि ये सारे जो काम किए गए जो बाइडन के द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को उंगली लगाई गई कि करो यार इसको, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा ठीक है हम करेंगे पर लेकिन थोड़ा सा उन्हें चीज़ों का ध्यान रखना। फिर बाद में मत बोल देना हमारे पास पैसे नहीं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बार बोल देता तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। फिर हम बोल देंगे कि हम भी नहीं मान रहे इसको, ठीक है, वो फिर हम बोलेंगे कि हाँ हमको भी पसंद नहीं आ रहा, हम निकलते हैं इससे बाहर जो बाइडन की तरह, ठीक है। तो इंडिया का जो कमिटमेंट है वो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ध्यान में रखना है यार। इतनी सारी पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो काफ़ी हाई पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि लोगों के हाथ में जो भी नहीं है एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, तो उसको भी लेकर चलना है। तो कैसे बेसिक एक फंडा लेकर यहाँ पर चलना है। इसी के साथ में एनडीसी यानी कि नेशनल जो डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो इसके ऊपर फोकस देकर चलना है। इंक्रीज करना है नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट तक 2030 तक का। टोटल प्रोजेक्टिव कार्बन एमिशन 1 बिलियन तक का, ये भी बोला मैंने। और ये जो टारगेट है इनको अभी यहाँ पर अचीव करना है, यानी कि पहले ये 2 इनके द्वारा बोला गया अचीव कर लेते हैं, ठीक है, उन्हीं आराम से खाते हैं। कोई एक तरीके से आप लोग कोई काम करने के लिए बोला जाए, मांझी पता है ना, उसने पत्थर को तोड़कर रोड बनाया, ऐसा तो नहीं उसने एक दिन में ही सारा पार कर दिया।
एक एक पत्थर उठा उठा के उसने काम किया। आप लोगों को भी ऐसे ही चलना है, हर एक दिन अपनी लाइफ को आप लोगों को प्रोडक्टिव वे में आगे लेकर चलना है। आप लोग एक एक दिन में आप लोगों को बस आज का टारगेट लिखना है, उसको अचीव करना है, और एक बार कल का जो टारगेट रहा है उसको रिव्यू करना है कि कल का कितना अचीव किया है। तो ऐसे ही यहाँ पर 2 टारगेट अचीव कर लेंगे, फिर बचे कुछ जो है 3 टारगेट, उनको आगे आने वाले टाइम में अचीव कर लेंगे। तो एक पैटर्न में चीजें लेके चली जाएगी, हवाबाजी नहीं होगी। अब ये जो टारगेट है इनका एक शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, 35 से 30 से 35 था, रिवाइज कर दिया यहाँ पर 45, ठीक है। ये 40 था, इसका 50 कर दिया। यहाँ पर ये सेम रखा गया है, पर लेकिन कितनी प्रोग्रेस हो रही है वो भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। तो यानी कि अभी हम लोग को इस तरीके से सिंक्रोनस वे में लेकर चलना है, ताकि जो 2030 तक का टारगेट रखे गए ना, खासकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ध्यान में रखते हुए, तो उसके हिसाब से उनके साथ में हम लोग सिंक्रोनस कर सकें। तो इंडिया ने क्या इसको अचीव करने के लिए कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं कि हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, फिर वैसे ऐसे ही बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है कर लेंगे, ऐसे नहीं हुआ करता, ठीक है। तो आप लोगों ने कुछ किया है? जी हाँ, बिल्कुल किया है। अगर हमारे इनिशिएटिव गिनने बैठोगे तो बहुत सारे इनिशिएटिव है, जैसे रिफॉर्म इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, हम लोग ने हाइब्रिड सिस्टम भी लेकर आए, हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम कर रहे हैं, स्क्रैपिंग पॉलिसी लेकर आ रहे हैं ताकि पुराने व्हीकल को हटाया जा सके, डीजल पेट्रोल के ऊपर एक तरीके से एक ऐसा एक प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है उनका प्राइस बढ़ाकर, ताकि लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे या फिर सीएनजी के उस पर एक तरीके से अपना आपको पुश करने लगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करें तो उसकी पॉलिसी लेकर आ रखी है पूरी, जिसके चलते यहाँ पर बात कर रखी है पंचमृत, ठीक है। तो यहाँ पर यूएनएफसीसी के जो 5 सिद्धांत अभी मैंने आप लोगों को बताए, ग्लासगो में जो कस्में खाई गई थी ना 5, वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ में गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके तहत काम किया जा रहा है। एलपीजी के कनेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लो कार्बन ट्रांजिशन इंडस्ट्री पर फोकस किया जा रहा है कि हाँ क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए। हाइड्रोजन मिशन हम लोग लेकर आ रहे हैं। इसी के साथ में परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड के बारे में बात की जा रही है, जो कि मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म रहेगी। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अगर कुछ अचीव करने के लिए बोला जाए ना, जैसे मैं बोलता हूं कि आप लोगों को खुद भी पढ़ना है और दूसरों को पढ़ाना है, तो दूसरों को पढ़ाना है तो आप लोग कैसे पढ़ाना है? ऐसा नहीं कि आप लोग अपना नुकसान कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और सामने वाले को पढ़ाने जा रहे हैं। अगर सामने वाले से कोई मार्केट में उस पर्टिकुलर चीज को पढ़ाने के 1000 रुपए ले रहा है, ठीक है, तो आप लोग क्या करो, उस चीज को 200 रुपए में पढ़ा दो सामने वाले को, उससे ज्यादा अच्छे तरीके से, जो कि 1000 रुपए लेकर भी नहीं पढ़ा पा रहा है। तो ये सही तरीका है। यहाँ पर सामने वाले को एक अफोर्डेबल चीज मिल गई और आप लोग जो है अपना काम कर कर निकल गए। आप लोगों का भी थोड़ा सा एक तरीके से एक पॉकेट मनी निकल गई, तो इससे आप लोगों को ये भी नहीं लगा टाइम वेस्ट हो गया, और आप लोग चाहो तो एक तरीके से बहुत सारे बच्चों को इस तरीके से पढ़ा सकते हो। तो ये चीजें होती है। तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो पहले परफॉर्म, अचीव और ट्रेड की बात की जा रही है, तो उसको एक पैटर्न में लेकर चलना है। अब बात करूं यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो हाइलाइट्स हैं यूएनएफसीसी की, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ 26 के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, तो ये 2021 में हुई थी, जब यहाँ पर कस्में खाई गई थी, ठीक है। तो उस टाइम पर यहाँ पर बोला गया था कि ठीक है यार इसको देखेंगे, और फिर 2030 तक का जो टारगेट रखा गया है, अभी 2027 में जो होने वाली है वो इजिप्ट के अंदर होगी, 2028 में कहाँ पर होगी आप लोगों को बताना है। तो इसका टारगेट जो रखा गया है वो है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग को अचीव करना है एमिशन का रिडक्शन। पर लेकिन वही बात है, आते हैं चाय समोसे खाते हैं, मीटिंग करते हैं और निकल जाते हैं। उसके बाद में फिर अगले साल देखते हैं अच्छा यार ये तो कसम की खाती, वो कसमें तो हम लोगों ने पूरी नहीं की, तो वाली चीजें हैं। तो इंडिया ने चलो ज्वाइन तो कर लिया, 2070 तक हम लोग इसको करेंगे, पर लेकिन रियलिटी में अगर हम लोग जिस पैटर्न में चल रहे हैं उस पैटर्न में अगर चलते रहेंगे तो आसानी से अचीव नहीं होगा। इसके लिए श्याम दाम दंड भेद लगाना पड़ेगा, प्रॉपर एक कोऑपरेशन चाहिएगा हर एक लेवल पर। तो ग्लासगो जो है यहाँ पर, उसमें कई सारी कंट्री इंक्लूडिंग 42 कंट्री यहाँ पर इंडिया के साथ में, सबके द्वारा कुछ ना कुछ अपना इस तरीके से रोड मैप तैयार किया गया कि कैसे क्लीन पावर करनी है, कैसे रोड ट्रांसपोर्ट को सुधारना है, स्टील इंडस्ट्री को कैसे लेकर चलना है, हाइड्रोजन को कैसे लेकर चलना है, कोयले को कैसे डाउन करना है। इंडिया ने बोला है फेज मैनर में हम लोग कोयले को हटाएंगे। क्यों? 50% से ज्यादा बिजली भाई साहब कोयले से आ रही है, कैसे हटा देंगे ऐसे हवाबाजी में? तो हम लोग यहाँ तो लोगों को बिजली मिलनी बंद हो जाएगी, ले दे के तो सब जगह बिजली पहुंची है। उसमें आप लोग बोल दो कि हाँ कोयले को हटा दो, हमको बिजली कहां से मिलेगी? जो बाइडन लाइटर लेके आएंगे क्या कि लो भैया लाइटन जला लो अपनी? ऐसे तो हुआ नहीं करता। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो अभी पैटर्न में हम लोग चीजों को लेकर चलेंगे। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के हिसाब से यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है असेसमेंट कराया जाए कैसे कैसे चीजें बढ़ रही है। एक आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लीजिए आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आप लोगों को बोलता हूँ किसी ऐसे इंसान को दिखाओ जो कि उसको एक तरीके से पढ़ सके, उससे पूछो कि यार इसको कितने मार्क्स दोगे। फिर एक बार अपने आप से पढ़ के देखो, एक आंसर लिख के रख लो और एक हफ्ते बाद उसको पढ़ के देखो, आप लोग खुद पता चल जाएगा कि आंसर में क्या आप लोगों ने लिख रखा है। आप लोग खुद अपने ऊपर हंसोगे, अगर बेकार होगा और अच्छा होगा तो आप लोग अप्रिशिएट करोगे अपने आप को। यानी कि आप लोगों को अपने से बेहतर कोई जान ही नहीं सकता है, फिर भी किसी दूसरे का आंसर पढ़ के अपना आंसर मिला लो। तो टेलीग्राम पर दुनिया भर के बच्चे इस काम को कर रहे हैं, फेसबुक पर भी कई सारे बच्चे आंसर लिखते हैं, तो आप लोग ये काम कर सकते हो आसानी से। पर नहीं, आलस करना है, वो सारी चीजें देखने को मिलती है, तो इनसे थोड़ा ऊपर उठो यार, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें इनको थोड़ा सा साइड में करके अपने काम पर फोकस देना सीखो फिलहाल के टाइम पर।
यूपीएससी के द्वारा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं है पर इनडायरेक्ट वे में आप लोग यहां पर देख सकते हैं, बात की जा रही है कि इंडिया प्रिपेयर कर रहा है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, यानी कि ऐसी एग्रीकल्चर जो कि क्लाइमेट चेंज को भी ध्यान में रख के की जा सके। तो इसके ऊपर क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया गया, क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर से रिलेशन यहां पर डायरेक्ट बता दिया आप लोगों को। तो क्लाइमेट स्मार्ट जो विलेज है उनकी अप्रोच के बारे में बात की जा रही है। बोला गया कि ये पार्ट है प्रोजेक्ट का जो कि क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर और जो फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम। इसी के साथ में जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर तो CCAFS यानी कि क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी जो यहाँ पर है, एक तरीके से ये कैरी आउट करती है। कंसल्टेटिव ग्रुप है ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, ये बोला गया जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस के अंदर में। तीसरा बोला गया कि इंटरनेशनल जो क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी जो एरिड जो ट्रॉपिक्स होती हैं, ठीक है, जिसको आईक्रिस्ट का नाम दिया गया, ठीक है, तो इसके बारे में इसको आईक्रेसेट, ठीक है, तो यहाँ पर ये इंडिया के अंदर में तो वन ऑफ द ये एक टॉप आप लोग बोल सकते हैं रिसर्च सेंटर है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि एग्रीकल्चर का क्लाइमेट चेंज के साथ में कंपेयर करके यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा। पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, इसको आप लोग एक बार को गो थ्रू हो जाना यहाँ पर, तो पूरा अच्छे से यहाँ पर इसके बारे में भी समझा दिया गया है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पर लेकिन जो ये बताई हैं चीजें ये आप लोगों को जरूर याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो ये नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये था पूरा टॉपिक, माइंड में क्लैरिटी रखना है, डाउट होगा तो बताना, ओके। भाई साहब, देश के अंदर रामसर साइट का जो दर्जा है वो थोक के भाव में बांटा जा रहा है। अभी आप लोगों से मैंने 2-3 दिन पहले आर्टिकल डिस्कस किया था कि 5 नई रामसर साइट ऐड कर दी गई हैं, तो देश के अंदर में 54 हो गई हैं। पहले कितनी थी? 49 थी, फिर 54 हो गई। अभी थोक के भाव में 10 और ऐड हो गई हैं पूरी की पूरी, अब पूरी 64 हो गई हैं, ठीक है। तो ये एक बच्चा कह रहा है कि सर ये फालतू में ऐड कर देते हैं और इतनी सारी याद करनी पड़ती है। तो देखो यार, याद वो नहीं करनी है, याद एक तो आप लोगों को देखिए, एक तो 10 तो ये कर लेना और 5 यानी कि 15 तो ये आप लोग देख लेना, बाकी की बस वो देखनी है जो कि न्यूज़ में है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को 64 की 64 यहाँ पर याद करके जानी है, तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखिए। तो यानी कि न्यूज़ का फायदा क्या होता है? न्यूज़ का फायदा ये तो होता है कि वो बताता है आप लोगों को कि पढ़ना क्या है आप लोगों को। तो न्यूज़पेपर आप लोगों के लिए इसीलिए होता है। ये आर्टिकल जो है जैसे कि हिंदू के अंदर भी कवर किया गया, ये PIB के अंदर भी कवर किया गया, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर किया गया, तो हर जगह इसको कवर किया गया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि एक अच्छा सोर्स है आप लोगों के लिए, गवर्नमेंट का ऑथेंटिक सोर्स है जिसके बारे में समझ सकते हैं। अभी जो 10 की 10 है उनका यहाँ पर मैंने आप लोगों को पूरा खाका प्रोवाइड करा दिया है। यहाँ पर तमिलनाडु 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 तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु से कितनी होगी? 6 तो अकेला तमिलनाडु ही ले गया यार। एक उड़ीसा से देखने को मिल रही है, एक गोवा से, एक कर्नाटक से और एक मध्य प्रदेश से, तो टोटल 10 हो गई, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखेगा। और अगर इन राज्य से आप लोग आते हैं, जैसे 5 पहले ऐड की गई थी, ठीक है, तो 6 तमिलनाडु, एक हो गई यहाँ पर गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। अगर इन राज्य से आप लोग आते हैं तो आप लोगों के लिए और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर, इसके ऊपर आप लोग फिर स्टार लगा लेना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे किस तरीके की चीज़ों को पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कोई रामसर साइट आप लोगों के राज्य की आ गई, अब वो स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए। तो यूपीएससी प्रीलिम्स GS पेपर 3 जो इन्वायरमेंट वाला टॉपिक है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। 12,000 ये सॉरी यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं इसको 12,50,361 जो हेक्टेयर स्क्वायर जो क्षेत्र है वो अभी यहाँ पर 64 साइट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि 5 नई साइट अभी यहाँ पर ऐड की गई है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो कहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है ये? तो ये 1971 का जो रामसर है जो कि ईरान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, इतना ज्यादा न्यूज में आ चुका है ये, तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो ये रामसर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर ये हो गया कैस्पियन सी। तो इसके कोने पर जो ईरान के अंदर में जो लोकेशन है यहाँ पर ये पर्टिकुलर कन्वेंशन हुआ था और इनके द्वारा बातें की गई थी यार कैसे चीजों को कंट्रोल करके चलना है। तो 1971 में तो ये कन्वेंशन हुआ था और 1975 में जो था इसको बेसिकली एक तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया था यहाँ पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो वेटलैंड होता है जो यहाँ पर जो एक तरीके से हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम उसके ऊपर फोकस किया जाता है, यानी कि प्रोवाइड करे वर्थ विद नियरली 2/3 ऑफ द फिश, ठीक है। कार्बन सीक्वेंस्ट्रेशन आप लोगों को देखने को मिलती है, कार्बन एमिशन जो बाहर होता है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। इसी के साथ में फ्लड जो है उसके बारे में बात की जाती है, सोइल इरोजन को कैसे रोक रहा है, क्रिटिकल ह्यूमन और जो प्लैनेट लाइफ है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। क्योंकि अभी आप लोगों को पता है हमारे देश की पॉपुलेशन जो है वो दुनिया में सबसे आगे निकलने वाली है, यानी कि चाइना को भी पीछे हम लोग छोड़ने वाले हैं। तो अभी फिलहाल 1 बिलियन लोग जो हैं वो डिपेंडेंट हैं आज के डेट में इन सब चीज़ों के ऊपर में। तो क्या हम लोग इनका ध्यान नहीं रखेंगे? अगर इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो इतने सारे लोग जो डिपेंडेंट हैं उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो वो आप लोगों को
वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। यानी कि कोई भी बेसिक चीज़ है, जैसे कोस्टल एरिया के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ कि हमारी कंट्री में कोस्टल एरिया के जो राज्य है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर मछली पालन जो है उनको प्रॉपर वे में नहीं मिल पाएगा तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। एक तरीके से फिशिंग जो होगी उनके लिए फार्मिंग का काम कर रही है, यानी कि फिश फार्मर आप लोग उनको बोल सकते हैं, तो उनकी पूरी गृह गृहस्थी उसी से चलती है। तो ये समझने वाली चीज़ होती है यहाँ पर, तो इसके ऊपर फोकस देकर चलना है यहाँ पर, ताकि जो लोग डिपेंडेंट है उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखा जा सके, ठीक है। इसी के साथ में जो वेटलैंड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है, जैसे फूड हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, और ये बहुत सारी मेडिसिन वगैरह ये सब चीज़ें वहाँ से निकल कर आती है। और आज की डेट में दुनिया में सबसे सस्ता जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो निकल कर आता है कहाँ से? वो निकल कर आते हैं यहाँ पर वाटरवेज से, ठीक है। और कल्चर और स्पिरिचुअल भी आप लोगों को पता है, हमारे देश में तो कई सारी नदियां नाले जो उनको पूजा भी जाता है, ठीक है। इसी के साथ में काफ़ी सारे जो जीव जंतु हैं, एनिमल और जो प्लांट्स है, उनका वो हैबिटाट यानी कि रहने की जगह भी है, ठीक है। तो इससे नेचुरल ब्यूटी भी बनती है। बहुत सारे लोग तो इसको देखने के लिए आते हैं, एज ए टूरिज्म के तौर पर इसको डेवलप किया था कि हाँ यार वहाँ पे चलते हैं देखने के लिए, कितना शानदार नज़ारा है। देखा होगा ना आप लोगों ने, कहीं पहाड़ियों में जाकर झरना गिर रहा है, वहाँ पर जाकर बैठो तो एक अलग ही मन को शांति देने वाला नज़ारा होता है। और काफ़ी बेनिफिट भी इंडस्ट्री के लिए, कमर्शियल यूज के लिए भी काफ़ी, जैसे मछलियाँ पालन हो गया तो कमर्शियल यूज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग मेंटेन रख सकें और इनको कोई खतरा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए जो वेटलैंड है उनको रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। थ्रेट क्या देखने को मिलती है? अर्बनाइजेशन हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, अर्बन फ्लड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जगह जगह बाढ़ आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है? बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट वाला सिस्टम हो गया और अर्बन फ्लड हो गया। अर्बन फ्लड क्यों बोला जा रहा है पर्टिकुलर? नॉर्मली देखिए गांव वाला जो एरिया होता है ना, वहां पर चीजें एक बार को चलती हैं, क्योंकि वहां पर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जैसे गांव वाले एरिया में, जैसे कि कोई नदी के किनारे गांव है, ठीक है, तो वहां पर आ गया, वहां पर इतनी चीजें नहीं रुकती है। पर कोई सिटी के अंदर अगर बाढ़ आ जाए तो उस देश की अर्थव्यवस्था रुकती हुई नजर आती है पूरी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गांव में बाढ़ आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, शहरों में नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अर्बन फ्लड को, उसका नाम अर्बन फ्लड इसलिए दिया गया अलग से क्योंकि वो कितना नेगेटिव इंपैक्ट वहां पर डाल रही है और उसकी यूटिलिटी क्या है। देखिए आप लोगों को इज्जत सोसाइटी में उसके बेस पर मिलती है कि आप लोग किस पोजीशन पर बैठे हुए हो। तो अर्बनाइजेशन जो हो रहा है उसमें वहां पर कितनी सारी चीजें कैसे चल रही हैं, तो उसके बेस पर यहां पर देखा जाता है कि कितना नुकसान कहां पर हो रहा है, क्योंकि वो एक तरीके से जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है जो हमारी अर्बन सिटी होती है, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है उसके ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, खासकर अगर बात करें पैडी का फील्ड जो कि पानी के ऊपर पूरा डिपेंडेंट होता है। पोल्यूशन अगर होता है तो वो एक खतरनाक चीज होती है। कल को चलो सोचकर आप लोग यहाँ पर, अगर पोल्यूशन पानी के अंदर हो रहा है, वो मछलियां फिर इंसान खा रहा है, ठीक है। पेड़ आप लोग अपने जो पेड़ पौधे उगा रहे हो उनमें, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर, जैसे कि पिछले दिनों यहाँ पर एक न्यूज़ थी कि दिल्ली के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी एक पोल्यूटेड सब्जियां खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो यमुना रिवर है उसके किनारे पर उगाई जा रही है और यमुना रिवर में जो पानी आता है वो वहाँ पर इंडस्ट्री जो दबा कर लगी हुई है उसका आता है, तो इसके चलते वहाँ पर काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट उसका देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी क्लाइमेट चेंज तो अपना पूरा काम कर ही रहा है, कहीं फ्लड आ रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, सी का लेवल बढ़ रहा है, तो ये तो एक तरीके से इंपैक्ट डाल ही रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये सारे जो थ्रेट है यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर बोला जाए इनको, इसके ऊपर फोकस देने वाली बात है। बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर आप लोगों को ड्रेजिंग से देखने को मिलता है। जैसे नदी नाली जो रहते हैं उनके जो तल पे बहुत सारी जो एक तरीके से मड़ जम जाती है, उसकी वजह से यहाँ पर खासकर जो वेटलैंड वगैरह होते हैं उसको काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, जिसकी वजह से जो वेटलैंड है उसको एक थ्रेट देखने को मिलती है। तो ये वो थ्रेट है जिसके ऊपर काम करना चाहिए। बाकी कई जगह जैसे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करें, इंट्रोड्यूस की जाती है कोई नई स्पीसीज, सैलिनाइजेशन, जैसे कि मैंने नई स्पीसीज के बारे में बताया था। अगर कोई ऐसी स्पीसीज उस पानी के अंदर ऐड कर दी गई है जो कि लोकल नहीं है वहाँ की, तो वो क्या करेगी, हो सकता है वो लोकल जो स्पीसीज है उनके लिए नुकसानदेह हो जाए वहाँ पर, ठीक है। उन्हें कहते कई बार किसी दूसरे मोहल्ले का इंसान अगर किसी दूसरे मोहल्ले में रहने लगा और उसने वहाँ पर अत की तार रखी है, वो शांत मोहल्ला था, उसने वहाँ पर जाकर पूरा मोहल्ला जो है वो वहाँ पर परेशान कर दिया, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि थ्रेट का काम करती हैं, तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। एफर्ट क्या है यहाँ पर अगर बात करें तो इनिशिएट किया गया है ग्लोबल लेवल पर रामसर साइट, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड और वर्ल्ड वेटलैंड डे है, ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ चुका है अभी। मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन क्या है, इसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, आप लोगों को याद होगा, थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ ताकि रिविजन आप लोगों का हो जाए। जैसे कि अभी हमारे देश में जो रामसर साइट है वो टोटल मिलाकर 64 हो गई हैं। कल को चलकर हम लोगों को लगे कि यहाँ पर ये जो राम साइट है जैसा इनको दर्जा दिया गया था वैसी हालत में नहीं है, तो यहाँ पर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या करता है, उनको रामसर साइट का दर्जा जो होता है वो होल्ड पर डाल देता है और उनको अपने अंडर ले लेता है, और जब तक कि वहाँ पर वो चीज़ें सुधर ना जाए तब तक उसको अपने अंदर ही रखता है। जैसे करेंटली हमारे 2 नेशनल पार्क है, कैलेडियो नेशनल पार्क और लोकतक लेक, ये आप लोगों को यहाँ पर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर देखने को मिलेंगे।
पहले यहाँ पर चिल्का लेक भी इसका पार्ट हुआ करती थी 1993 में, और 2002 में यहाँ पर ये है साइड में इसको निकाल लिया गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चीज़ों को लेकर इंप्रूवमेंट किया गया। तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक ग्रे लिस्ट है यहाँ पर, जो यहाँ पर रामसर साइट की, जिसके अंदर में रामसर साइट को डाल दिया जाता है ताकि वो अपने आप को इंप्रूव करे, तब यहाँ से निकाला जाएगा। ऐसे नहीं सिर्फ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट होती है कि नेगेटिव कोई काम कर रहा है तो उसको ग्रे लिस्ट में डाल दो। तो आप लोग मॉन्ट्रिक्स जो रिकॉर्ड है यहाँ पर, ये ग्रे लिस्ट है यहाँ पर रामसर साइट की, जिसके अंदर डाला जाता है ताकि यहाँ पर रामसर साइट जिस पैटर्न में लाई गई थी उसी पैटर्न में उनको मेंटेन रखा जा सके। तो ये फंडा देखने को मिलेगा। और यहाँ अकेला काम नहीं करता यार ये, इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कई सारी, जैसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल हो गया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर हो गया, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट हो गया, वेटलैंड इंटरनेशनल, WWF इंटरनेशनल, और वाइल्ड फॉल एंड वेटलैंड जो ट्रस्ट हो गया। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करती है। तो वेटलैंड की इंपॉर्टेंस क्या है वो यहाँ से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि धरती पर यहाँ पर जो जीव जंतु रह रहे हैं आज के डेट में, जो एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, जहां पर भी पानी, आप लोगों को अगर पृथ्वी के ऊपर पूछूं मैं आप लोगों से कितने प्रतिशत भाग पर पानी है पृथ्वी के, जरा बताइए। उससे आप लोग अंदाजा लगा पाएंगे कि इन चीजों को प्रोटेक्ट करना कितना ज्यादा जरूरी है। तो रामसर साइट का दर्जा देना इसीलिए यहाँ पर अनिवार्य हो जाता है। तो 2 फरवरी 1971 में लाया गया, कैस्पियन सी के पास में रामसर साइट वहां पर है, और फिर 1975 में इसको इंप्लीमेंट किया गया। 3 पिलर है। पहला तो यहाँ पर ये देखना है कि कैसे हम लोग को यूज करना है वाइज तरीके से जो भी वेटलैंड है, यानी कि उसको ढंग से यूटिलाइज करना है, उसको बर्बाद नहीं करना है। इफेक्टिव मैनेजमेंट उसका देखना है यहाँ पर, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अगर उसकी है। इसी के साथ में ट्रांस बाउंड्री जो वेटलैंड है, एक ऐसा वेटलैंड है आधा हमारे देश में आधा पाकिस्तान में, मान लीजिए आधा हमारे देश में आधा नेपाल में, तो कोई ऐसा वेटलैंड है तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। मान लीजिए एक साइड तो प्रोटेक्ट अच्छे से करिए, दूसरी साइड उसको प्रोटेक्ट ही नहीं कर रही है, तो एक बैलेंस बनाने वाली बात भी यहाँ पर आ जाती है। तो ये जरूरी है यहाँ पर कि आप लोग उनके बीच में बैलेंस कैसे बना पाते हो, और उसी के बेस पर यहाँ पर काम करने की भी कोशिश की जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ से निकल कर आते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई बार, जैसा मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किए थे यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन। थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों को वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन के आंसर देना है और उसके बाद में आगे बढ़ना है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा था रामसर कन्वेंशन जो है उसके बारे में कि 6 ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कौन कौन सी है इनमें से, जो अभी मैंने 6 की 6 आप लोग गिनवाई थी यहाँ पर, तो इनमें से कौन कौन सी है, तो ये सारी की सारी है। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आंसर देना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ये भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, तो दोनों की दोनों आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट देखने को मिलेगी यहाँ पर ये, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट 2014 में यूपीएससी के द्वारा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बोला जा रहा है कि वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस ऑफ द, जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर लाया जाता है उसका मतलब क्या है। तो पहली स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पर पढ़िए, बोला गया चेंज इन द इकोलॉजिकल कैरेक्टर have occurred are the occurring or are likely to occur in the wetland as result of the human interference। तो यानी कि इंसानों की हरकतें की वजह से जो उसका कैरेक्टर जो चेंज हो जा रहा है यहाँ पर, उसकी वजह से यहाँ पर क्या रहता है, इसको फिर इसके अंदर रखा जाता है। तो पहली स्टेटमेंट में यहाँ पर आप लोगों को आंसर देखने को मिल जाता है। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर अगर प्रिपरेशन करनी है क्वेश्चनों को तो इस तरीके से करनी है ताकि कोई भी आप लोगों के माइंड में उसको लेकर डाउट न रहे। बेसिक चीज़ें यार अच्छे से कवर करोगे तो अच्छे से उनको एंजॉय भी आप लोग कर पाओगे, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक था, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो टोटल 64 रामसर साइट जो है वो देश के अंदर अभी हो गई हैं, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ओके। एक और टॉपिक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ये है इंडिया और मॉरिशस के बारे में। तो इंडिया और मॉरिशस के रिलेशन के बारे में और पीआईबी के द्वारा कवर किया गया, क्योंकि फर्स्ट सेशन अभी इंडिया और मॉरिशस का जो हाई पावर्ड ज्वाइंट ट्रेड कमेटी है अंडर द इंडिया और मॉरिशस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन एंड द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वो अभी सक्सेसफुली आप लोगों को देखने को मिला। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बन जाएगा जीएस पेपर 2 और इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले तो अपनी प्यारी कंट्री यहाँ पर है, नीचे थोड़ा सा आओगे तो आप लोगों को यहाँ पर चागोस आइलैंड देखने को मिलेगा, इसके नीचे मॉरिशस, यहाँ पर मेडागास्कर, सेशल्स हो गया और मोलदीव हो गया। मोलदीव के बारे में मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों से डिस्कस भी किया था। अभी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मॉरिशस के बारे में, ठीक है। इंडिया और मॉरिशस का फर्स्ट सेशन देखने को मिला, इंडिया और मॉरिशस हाई पावर्ड ज्वाइंट ट्रेड कमेटी। कहां पर हुआ, ये दिल्ली के अंदर हुआ, तो इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंककि हमारे देश के अंदर हुआ। सबसे पहले तो आउटकम क्या रहा है सेशन का, तो बायलेटरल जो यहाँ पर अभी फिलहाल के टाइम पर जो मर्चेंडाइज ट्रेड है उसके बारे में बात की जा रही है कि 786 मिलियन के करीब है 2021-22 में, ठीक है। जबकि ये कितना था, ये 690 था 2019-20 में। तो इनहेंसमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये अच्छी बात है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है जनरल जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में,
ये जनरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो चैप्टर है, इसी के साथ में ऑटोमेटिक जो ट्रिगर सरफेस्ड जो मैकेनिज्म है, ठीक है, तो यहाँ पर सेफ गार्ड जो मैकेनिज्म है यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है इन CECPA, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है मोटे मोटे तौर पर, जो वर्ड आप लोगों ने यहां पर देखा था कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो ये CECPA। तो इसके तहत यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर चीजें ले जाने की बातें की जा रही है, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग कॉम्पिटिटिवनेस बना सकते हैं, कैसे एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। एक यहाँ पर स्किल प्रोफेशनल यहाँ पर आने चाहिए, जबकि स्किल फोर्स रहेगी अच्छी तो तभी और अच्छे से हम लोग काम कर पाएंगे ना। अनस्किल्ड लेबर फोर्स जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, तो स्किल्ड लेबर फोर्स होना काफी ज्यादा जरूरी है अगर चीजों को अच्छे से लेकर चलना है। काइंड ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर हो रहा है दोनों के बीच में, एनकरेज करेगा, इंप्रूव करेगा दोनों का ट्रेड। इसी के साथ में ट्रेड रिलेटेड जो भी रूल वगैरह रहेंगे उसके ऊपर काम किया जाएगा, ठीक है। जो भी ट्रेड सर्विस रहेगी, बेनिफिट दोनों कंट्री को देखने को मिलेगा, और बेनिफिट इंडिया को भी और मॉरिशस को भी। लगभग मोर देन 300 के करीब जो डोमेस्टिक जो गुड्स है, ठीक है, वो मार्केट में एक्सेस उनको मिल पाएगी। और इसी के साथ में यहाँ पर सब सेक्टर में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रिफरेंशियल मार्केट एक्सेस रहता है इंडिया के अंदर में लगभग 615 प्रोडक्ट का मॉरिशस के, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंडिया ऑफर करता है 95% सब सेक्टर फ्रॉम द 11 जो ब्रॉड सर्विस सेक्टर के अंदर भी। यानी कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी है, कोई भी कंट्री यहाँ पर चाहता है कि आके व्यापार करे और अपनी जिंदगी को अच्छे से इंप्रूव करे। तो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी रहती है किसी भी देश की कि वो इंडिया के साथ में उसको मौका मिल रहा है अपना व्यापार करने का। इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया और मॉरिशस के जो रिलेशन है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किए गए थे 1948 में। 2016 के अंदर में अभी यहाँ पर 353 मिलियन का मॉरिशस को स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज भी दिया गया हमारे द्वारा। एक ग्रांट देखने को मिला 4.74 मिलियन का अंडर द MOU, जो कि साइन किया गया 2017 में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा जब विजिट की गई थी मॉरिशस के अंदर में। मॉरिशस जो है थर्ड सोर्स है यहाँ पर टॉप FDI का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, क्योंकि हमारे देश के लोग जो है मॉरिशस में जाते हैं और फिर वहाँ से इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसा बचाने के लिए अपना, एक तरीके से टैक्स की मनी, ठीक है, टैक्स पेयर की मनी। अगर बात करें यहाँ पर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर इंडिया के द्वारा साइन किया गया कॉन्ट्रैक्ट मॉरिशस के साथ में, तो ये अच्छा मुद्दा बोल सकते हैं। इंडिया मॉरिशस के साथ में साइन कर रहा है 100 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट। ये एक अच्छा तरीका होता है ताकि चीज़ों को अच्छे से एंजॉय कर सके। एक डिस्प्यूट है यहाँ पर जिसको बोलते हैं चागोस आर्किपेलागो, ठीक है, अभी यहाँ पर ये एक डिस्प्यूट देखने को मिलता है यूके में और मॉरिशस के अंदर में। तो यहाँ पर इंडिया जो है वो मॉरिशस को सपोर्ट करता है इंटरनेशनल लेवल पर इस पर्टिकुलर मुद्दे पर। इंडिया ने लगभग यहाँ पर 1 लाख के करीब कोविशील्ड वैक्सीन मॉरिशस को भेजी, ये काफी बड़ी बात है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर इंडिया कल्चर, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट, द रविंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इंडिया काउंसिल फॉर सेंटर रिलेशन, तो कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि दोनों कंट्री के रिलेशन को इंप्रूव भी करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। तो यानी कि कल को चलकर कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले इसके बारे में, तो टॉपिक को इस तरीके से तैयार करो कि काफी कुछ आप लोग उसके बारे में लिख सको, उसको लेकर आप लोगों के माइंड में जो है कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन रहेगा तो फिर उसको कोई मतलब भी नहीं रह जाता है, ठीक है। तो यानी कि बेसिक तैयारी ऐसे करो ताकि माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी आए और उसको अच्छे से एंजॉय कर सको। तो ये था पूरा टॉपिक। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। अगर डाउट हो तो बताना, उसको फिर इंप्रूव किया जाएगा। ओके, एक काफी पुराना केस यहाँ पर चला हुआ है जो कि यहाँ पर कांग्रेस से रिलेटेड है, जिसके चलते अभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा पकड़ा गया। तो उसके एवज में प्रोटेस्ट करते हुए इन्होंने दूसरे मुद्दे उठाने स्टार्ट कर दिए, जैसे कि प्राइस राइज के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, GST, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट पर लगा दी गई जो कि किसानों से रिलेटेड थे। तो यहाँ पर दोनों ही तरीके से यहाँ पर चीज़ देखी जा रही है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करती है हमेशा, चाहे पावर में कोई भी ना कहो। जब कांग्रेस पावर में थी उसने भी सेम काम किया था, अभी फिलहाल जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भी सेम काम कर रही है। पर इनके द्वारा जो मुद्दे उठाए गए, प्राइस राइज, अनएम्प्लॉयमेंट, ये GST, ये बिल्कुल सही मुद्दे हैं, पर लेकिन टाइम मुझे सही नहीं लगा। मतलब वैसे नॉर्मल टाइम में भी ये मुद्दे उठाए जा सकते थे, तो नॉर्मल टाइम में ये मुद्दे नहीं उठाए गए क्योंकि ये बहुत ही बड़े मुद्दे हैं देश के अंदर में, इनके ऊपर बात होनी चाहिए। ये मुद्दे उस टाइम उठाए जा रहे हैं जब अपने ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक तरीके से ना आकर गाज गिर गई, तब यहाँ पर ये याद आ रहा है। तो अपोजिशन भी कहीं ना कहीं एक तरीके से वो काम नहीं करती है जो रियलिटी में अपोजिशन का होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये है मुद्दा, आप लोगों को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में याद रखेगा। बाकी नेशनल हेराल्ड पूरा केस क्या है इसको मैं काफ़ी डिटेल में कवर करूंगा बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में, किसी दिन टाइम निकाल के, टेंशन मत लेना, एक एक पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही पुराना केस है जो कि एसोसिएटेड जो जर्नल लिमिटेड थी वो एक पब्लिश करती थी नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर, जो कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। तो ये काफ़ी पुराना केस है, पूरा डिटेल में टाइमलाइन के साथ इसको डिस्कस करूंगी इस दिन, ठीक है, तो टेंशन मत लेना।
सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बोर्डली ऑटोनॉमी, यानी कि अगर मेरी बॉडी है तो मेरी ऑटोनॉमी है। अगर कोई वुमेन है, प्रेगनेंसी उसको किस तरीके से लेकर चलनी है तो वो उसकी ऑटोनॉमी है यहाँ पर। तो एक तरीके से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है यहाँ पर वो टर्मिनेट करने की बात करता है 24 वीक 7 कैटेगरी में जो भी यहाँ पर प्रेगनेंसी है। अभी एक वुमेन थी, उसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट केस था। एक लड़के के साथ में वो रहती थी, एक लड़की थी। लड़के ने पहले तो बोला कि हाँ शादी करेंगे, पर लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसको छोड़ के चला गया। पर लेकिन प्रेगनेंसी जो है उस टाइम पर काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, तो लड़की जो है वो कोर्ट में पहुंची। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि जो भी है, जैसे भी तुमको सपोर्ट चाहिए हम प्रोवाइड कराएंगे, पर लेकिन ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं होनी है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब 24 वीक से ज़्यादा हो चुके हैं तो एक बच्चे की डेथ हो रही है। तो ऐसी बात बोलते हैं यहाँ पर, सारी बातें जो है वो एक साइड में यहाँ पर कर देगी। पर लेकिन लड़की जो है उस बच्चे को रखने के लिए तैयार नहीं थी, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तो उसके चलते यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अपनी खुद की ऑटोनॉमी यहाँ पर होती है शरीर की, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो कुछ टाइम तक उसकी हेल्प कर सकते हैं, पर लेकिन पूरी जिंदगी उसको उस बच्चे के साथ में रहना है, पूरी जिंदगी उसको अपने 9 महीने पेट में रखने के बाद में आगे चलकर पूरी जिंदगी उसी के साथ में उसको अपनी लाइफ जो है व्यतीत करनी है, और उसकी आने वाली लाइफ के लिए भी वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है उसकी वजह से कोई उससे शादी भी ना करे, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गलत तो दोनों का ये है, अगर देखा जाए तो लड़के ने तो मतलब एक तरीके से नौटंकी की ही की है। अब यहाँ पर लड़की को भी अगर इतना भी ट्रस्ट नहीं था कि एक तरीके से, तो फिर यहाँ तक नौबत आ ही क्यों। ठीक है, तो इतना इंसान का पता चल जाता है, उन्हें कहते हैं कि प्यार में अंधा, तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जब भी आप लोग किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर आंख बंद कर इतना ट्रस्ट करोगे तो यार वो हो सकता है आप लोगों का ट्रस्ट का गलत इस्तेमाल करे। तो कोशिश ये करो हमेशा कि जिंदगी में कुछ भी करना है। अब मान लीजिए इनको एक तरीके से कोई भाग तो नहीं रही थी चीज़ें, प्रेगनेंसी कंसीव करने की क्या जरूरत थी, जब भी इनको लगा प्रेगनेंसी होगी उसको टर्मिनेट कर देते स्टार्टिंग में कि शादी के बाद कर लेंगे, पर लेकिन वो ये प्यार परवान चढ़ रहा था तो उसके चलते यहाँ पर फिर ये इशू देखने को मिलने लगते हैं। हालांकि बच्चे को बेसिकली एक तरीके से मारना वो बिल्कुल गलत है, पर लेकिन ये डिसीजन स्टार्टिंग में लेने थे। अब इतनी लेट हो चुका है, 24 वीक का है, ठीक है, टोटल 36 वीक की प्रेगनेंसी है, तो टोटल अब देख सकते हैं कुछ ही टाइम में पूरा बच्चा हो जाएगा, तो वो वाली चीज़ें थी यहाँ पर। तो इसके चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपने जो तर्क रखे थे कि हाँ ठीक है हम इसको ऐसे कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा, इसको किसी अनाथालय में दे देना, तो बहुत सारी ऐसी बातें बोली गई थी। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की बातें आ रही है भाई निकल कर। ठीक है, तो ऐसा केस है जो चलता रहता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा जो रेट है वो बढ़ा दिए गए, खासकर रेपो रेट। रेपो रेट जो है उनको 50 बेसिस जो पॉइंट से बढ़ा दिया गया है, अब 5.4 हो गया है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट जो होता है वो रेट होता है जिससे जो बैंक होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेते हैं। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पर 5.4% पे यहाँ पर मिलेगा। ओके, रिवर्स रेपो क्या होता है? जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इनसे वापस पैसा लेता है तो ये रिवर्स रेपो होता है। इनका काम क्या होता है? मार्केट में लिक्विडिटी बनाना। मतलब क्या है? मार्केट में जितना पैसा रहेगा उतना ही ज्यादा अच्छे से मार्केट में जो है चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, लोगों के हाथ में पैसा रहेगा। खासकर ऐसे डिसीजन जो होते हैं जब इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ने लगता है उस टाइम पर ऐसे डिसीजन लेते हैं ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, एक बैलेंस बनाकर रखा जा सके। तो डिसीजन कौन लेता है यहाँ पर? ये लेती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग एमपीसी बोलते हो। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक ऐसी बॉडी है हमारे देश के अंदर में जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट था उसके हिसाब से यहाँ पर इसको बनाया गया। और ये बेसिकली इसमें इसमें दो तरीके आप लोगों को तीन मेंबर देखने को मिलेंगे, 3 गवर्नमेंट के और 3 आप लोग रहेंगे यहाँ पर आरबीआई के। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है वो यहाँ पर इसको हेड करते हैं। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जब भी आप लोगों से पूछे कि आप लोगों से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, तो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये रहता है कि जो आप लोगों को याद रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो हेड की जाती है किसके द्वारा? आरबीआई के गवर्नर के द्वारा हेड की जाती है। जब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था तो उस टाइम पर बोला गया था कि आरबीआई के गवर्नर नहीं, वहां पर फाइनेंस मिनिस्टर उसको हेड करते हैं, ऐसा नहीं था। टारगेट दिया जाता है इनको 4 + -2, यानी कि 2 से लेकर 6 के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए। 4 में 2 ऐड कर दो 6 हो गया, 4 में से 2 माइनस कर दो तो 2 हो गया। तो ये देखने को मिलता है। आरबीआई का जो एक्ट है उसके तहत यहाँ पर ये टारगेट दिया गया। आरबीआई जो एक्ट है 1934 का, उसके हिसाब से, और ये जो टारगेट रखा जाता है यहाँ पर 4 + -2, ये 5 साल के लिए यहाँ पर होते हैं। तो अभी भी आने वाले 5 साल तक आप लोगों को ये सेम टारगेट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, जिसके बेस पर यहाँ पर काम किया जाना है। ठीक है, तो ये बेसिक है। पहले भी यहाँ पर इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जो कि आप लोगों को याद रखने हैं। एक सेक्शन और याद रख लेना, अगर डायरेक्ट कोई सेक्शन पर जाकर बात करने लगे कि किस सेक्शन से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को निकाल कर लाया गया है। ठीक है, तो ये सेक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, सेक्शन है 45ZB। तो इसमें अमेंडमेंट करके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को यहाँ पर लाया गया है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का बन जाता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आरबीआई के जो गवर्नर है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है इसके,
एक्स ऑफिसर चेयरमैन क्या होता है कि अलग से इलेक्शन नहीं होंगे, तुम यहाँ पर हो तो बस ठीक है, आरबीआई के गवर्नर हो तो सारी चीज़ तुम्हारे हाथ में है। तो ऐसे आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिक टॉपिक था, क्वेश्चन कल को बन जाए तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के अंदर बोला जा रहा है कि ऑल नॉन वुवन जो प्लास्टिक है उसको बैन कर दिया जाएगा न्यू ईयर पर। काफ़ी अच्छा स्टेप बोल सकते हैं यार। हिमालयन एक रीजन है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, तो जरूरी है यहाँ पर ऐसे स्टेप उठाना। तो 1 जनवरी 2023 तक ये यहाँ पर बंद करने जा रहे हैं। सारे राज्यों को यहाँ पे इसी पैटर्न में चलना चाहिए, अच्छा भी रहेगा यहाँ पर ये, ठीक है। बाकी यहाँ पर सीबीआई जो है वो 33% को बुक कर चुकी है जम्मू एंड कश्मीर में। एसआई का जो रिक्रूटमेंट यहाँ पर चल रहा था, देखिए यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट हो रहा था, ये सेम पैटर्न आप लोगों को अभी यहाँ पर कई सारे राज्य में देखने को मिला। पर जम्मू कश्मीर में बवाल इतना हो गया कि केस जो है वो सीबीआई को सौंप दिया, तो 33 लोगों को अभी पकड़ लिया गया है। तो जल्दी ही यहाँ पर कार्रवाई होगी तो पता चलेगा किसके द्वारा क्या क्या हरकतें की गई है। मैं तो ये बोलता हूँ कि यहाँ पर जो भी जहाँ भी स्कैम है सारे सीबीआई को दो और सबको उल्टा लटका दो। बच्चों की जो मेहनत रहती है उसको मजाक बनाया जाता है यहाँ पर इस तरीके की हरकतें करके, जब ऐसे केसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। ये स्टेटमेंट मुझे बड़ी अच्छी लगी यहाँ पर। अभी जो वेंकैया नायडू जो हैं उनके द्वारा ये बात बोली गई कि जो प्रिविलेज मिलता है एमपीज को, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनके सांसद होते हैं, वो क्रिमिनल केसेस में उनको एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। मान लीजिए सामने वाला बदतमीजी काट रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है, पर लेकिन वो एमपी है, इसकी वजह से यहाँ पर उसके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल रहा है, ठीक है। तो ये गलत बात है। अगर वो क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है तो क्रिमिनल एक्टिविटी में यहाँ पर उनके ऊपर जो भी यहाँ पर एमपी यानी के सांसद होने की वजह से उनको छूट मिली है वो यहाँ पर हट जानी चाहिए, ठीक है। तो ये बातें बोली गई है। तो इससे क्या रहेगा, क्रिमिनल एक्टिविटी में संलिप्त होने से पहले 1000 बार सामने वाला इंसान सोचेगा, और इसके चलते यहाँ पर सिचुएशन भी जो है कहीं ना कहीं नॉर्मल रहेगी। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कोई भी इंसान पकड़ा जाता है कहीं पर किसी एरिया में, तो वहाँ पर उस एरिया के एमपी पहुँच जाते हैं कि हाँ मेरा आदमी है। ये कई बार कई सारे सीनियर जो आईपीएस ऑफिसर हैं जो रिटायर हो चुके हैं उनके द्वारा ये बातें बोली भी जाती हैं। तो ये सिचुएशन है, तो इसको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। ये बड़ी एक एंटिक जो आप लोगों को पिक्चर देखने को मिलेगी ममता बनर्जी जी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ में यहाँ पर वो पहुंची है अपने फंड के लिए कि फंड रिलीज कर दो। वैसे फंड तो आपने बहुत रिलीज कर दिया, जो स्कूल का स्कैम चल रहा है वहाँ पर उसके अंदर, तो ये सिचुएशन देखने को मिलती है। बाकी अभी यहाँ पर काफ़ी फंड जो है स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में बकाया पड़ा है, तो ये उसको मांगने के लिए यहाँ पर पहुंची है। अब उसको कैसे कब रिलीज किया जाएगा तो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो लगभग 34 मिनट के करीब की आई थिंक ये बात हुई, नहीं 40 मिनट की, ठीक है, जिसमें अलग अलग मुद्दों पर बातें की गई। चाइना जो है वो इंडिया के साथ में बातें कर रहे हैं कि एयर स्पेस वॉयलेशन नियर एलएसी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये वो वाला पोर्शन है जो कि चाइना के कंट्रोल में है, तो वहाँ पर कैसे चीज़ों को मैनेज करके चलना है। तो चाइना इसके चलते हमारे साथ में बातें कर रहा है। तो देखते हैं सिचुएशन क्या नॉर्मल कितने से कैसे कर पाते हैं, ठीक है। हुच जो क्लेम है वो एक तरीके से 11 हो गया बिहार के अंदर में। अभी मैंने आप लोगों को गुजरात में अहमदाबाद के अंदर सेम सिचुएशन बताई थी, अभी यहाँ पर बिहार के अंदर देखने को मिल रहा है। मैंने यूपी के अंदर भी आप लोगों को बताया था। हुच क्या होता है, बेसिकली गलत तरीके से बनाई गई शराब, यानी कि वो नहीं घर में ही बैठकर शराब बना डाली फिर उसको बेचते हैं। कई बार पोवे आप लोग देखते हैं ना, वो काफ़ी गलत तरीके से कॉम्बिनेशन होता है वहाँ पर जो उसके अंदर प्रोडक्ट मिले होते हैं, तो उसकी वजह से इंसान अंधा भी हो जाता है, उसकी डेथ भी हो जाती है। और ये बड़ा ही पैटर्न रेगुलर देखने को मिलता है। और उन राज्य में खासकर जहाँ पर ये खासकर वहाँ पर जहाँ पर ये जो ड्राई स्टेट है, खासकर बिहार और राज्य जैसे कि बिहार और गुजरात हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर ये केसेस देखने को मिलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है वैक्सीन के बारे में। तो मोंकी पॉक्स से रिलेटेड बोला जा रहा है टास्क फोर्स बना लो। पता चला कोविड-19 जैसी सिचुएशन हो गई, फिर भाग रहे हो आप लोग अपना ठंडा बोरी लेके, तो वो नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो पहले से ही तैयारी रखो अपना चीज़ों, कल को कोई कंडीशन ऐसी होती है तो उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। ये है आज का सुडोकू जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, और ये है यहाँ पर कल का सुडोकू जो कि आप लोगों के सामने है, इसका सोल्यूशन आप लोगों को निकालना है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो इसके बारे में आप लोग इसको जरूर अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन के जो आंसर है खुशी के द्वारा काफी शानदार तरीके से यहाँ पर दिए गए, तो आप लोग जाकर इनके आंसर देखना और देखना कितने शानदार तरीके से इनके द्वारा सारे आंसर दिए गए। कल की वीडियो के नीचे मैंने इनके आंसर जो है वो पिन भी कर दिए, ठीक है। तो आज वोकैबुलरी और वो इंपॉर्टेंट लोकेशन नहीं लगाई है, मतलब जद्दोजहद करके लेक्चर बनाया यार बैठ बैठ के, ठीक है। पर लेकिन हाँ, लेक्चर में आप लोगों को कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी। मतलब पूरी एनर्जी जितनी मेरे अंदर लग सकती थी वो पूरी एनर्जी मैंने पूरी नहीं कहते जो बॉडी का टेम्परेचर है वो सारा आप लोगों को लेक्चर में देखने को मिलेगा। पूरा टेम्परेचर मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। देखता हूँ यार आजकल में सही हो जाए तो थोड़ा सा मेडिसिन कंटिन्यूसली ले रहा हूँ, टेंशन मत लेना, ठीक है। कई सारे बच्चे फिर मेल करने लगता है, परेशान मत होना, सब चीज़ें सही चल रही हैं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। PDF जो है टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना।
तो टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के नीचे मिल जाएगा, स्टेल और वीर के नाम से। और आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए यार, और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, बीमारी से थोड़ा बच के रहिए, ठीक है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।